नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो संदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से साथ हैं दो सहयोगी मानसी दवे हैं और शरद दुबे हैं। बाजार में कल 3 दिनों की लगातार कमजोरी पर कल ब्रेक तो लगी है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा है। कल रेंज का मार्केट रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की जो बढ़त रही है वो रही है 77 अंकों की ही। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कल पॉलिसी आ जाएगी, पॉलिसी को लेकर उम्मीदें तो हैं कि दरें 0.25% घट जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राइस में डिस्काउंटेड भी है। क्या आरबीआई आधा % का रेट कट देगा, ये फोकस में रहेगा। इस बीच अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो थोड़े से डामाडोल जरूर नजर आ रहे हैं, खास तौर पर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर। ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन के साथ किसी शांति की बातचीत नहीं की है, बल्कि ये कहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे यूक्रेन ने जो हमला किया था। तो उस फ्रंट पर थोड़ी सी टेंशन जरूर है। एफआईएस की छोटी सी बाइंग आई है, उस खरीद के क्या मायने हैं इसको भी आगे समझेंगे। अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम सिलसिलेवार ढंग से इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च भी हम लेकर आएंगे। आपको हम गाइड करेंगे और आपकी मुकम्मल वाली प्लानिंग जरूर कराएंगे। लेकिन चलिए पहले 4 तस्वीरें लेकर आइए जो 4 ट्रिगर के तौर पर काम करेंगे आज भारतीय बाजार के लिए। तो ग्लोबल संकेत थोड़े से ना न्यूट्रल साइड पर दिखाई देंगे। अमेरिका में कल हमने दिखा मिक्स्ड क्लोजिंग रही है वहां के बाजारों की। डाउ में 90 अंकों के आसपास से गिरावट रही। 4 सत्र की तेजी पर ब्रेक लगी है, लेकिन नेस्डेक में लगातार तीसरे सत्र में हमने तेजी देखी है। तो मिक्स्ड क्यूज वहां से हैं। वहां पर प्राइवेट पेरोल के नंबर आए हैं जो कि 2 साल में सबसे कम आए हैं। 37,000 का ही आंकड़ा है और 1,10,000 का अनुमान था। तो इकोनॉमी को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। ट्रंप ने कहा है जेरोम पावेल से कि नहीं आप दरें घटाइए, खैर वो तो काफी टाइम से कह रहे हैं। तो ये एक वहां पर संकेत वहां से आया है। गिफ्ट निफ्टी 24,700 के आसपास है। ज्यादा कुछ हम वहां पर चेंजेस देख नहीं रहे, हल्की सी बढ़त पर शुरुआत के संकेत हैं। एफआईएस की 3 दिनों की जो बिकवाली हुई है जून सीरीज के पहले 3 दिन में, कल बाइंग का फिगर आया है 1076 करोड़ रुपए का। बहुत छोटा फिगर ही है, इसको लेकर उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्रूड हम देख रहे हैं कि $65 के नीचे आए हैं। एक रेंज में ही कच्चा तेल है और इसकी वजह यह है कि ओपेक प्लस देशों ने शनिवार की बैठक में फैसला लिया था कि वो आउटपुट को बढ़ाएंगे। तीसरे महीने में लगातार तीसरे महीने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ेगा। 4,11,000 बैरल प्रतिदिन पर सहमति बनी थी। कल आरबीआई की पॉलिसी है, सबकी नजरें रहेंगी और पॉलिसी से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं कि सेगमेंट्स हैं, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसीज हो, रियल एस्टेट, ऑटो, और उसमें आप जोड़ लीजिए इंफ्रा को और कंजम्पशन को भी। इन स्टॉक्स पर आप नजर रख के जरूर चलिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि स्टॉक चले, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग पहले ही आ गई है। 0.25% तो डिस्काउंटेड लग रहा है बाजार में पूरी तरह से। इस बीच ग्लैंड फार्मा को लेकर एक नेगेटिव खबर आई है। ग्लैंड फार्मा को झटका लगा है। उनकी एक सब्सिडरी है, 11 आपत्तियां जारी की गई हैं। तो ये शेयर फोकस में रहेगा। यहां पर हो सकता है कि गिरावट पर शुरुआत हो। और आरईसी फंड जुटाने जा रही है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। तो आरईसी का जो शेयर है वो भी आज फोकस में रहने वाला है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में अप्रोच बना रहेगा और ये 4 ट्रिगर आपके लिए आज काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो पहली तस्वीर है उसकी बातचीत करते हैं और मानसी ने अच्छी स्टडी की है ग्लोबल मार्केट की। मानसी बताइए क्या कुछ हुआ है ओवरनाइट ग्लोबली दुनिया भर के बाजारों में और किस तरह के जियोपॉलिटिकल संकेत सुबह सुबह हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। सही कहा आपने। ग्लोबल मार्केट में इंडिसेस की बात करें, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार पलटवार ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो चलता रहा है। लेकिन इस वक्त अगर विदेशी बाजार के संकेतों की बात करेंगे, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से फ्लैट इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। यूएस के मार्केट्स में कल 4 दिनों की तेजी जो है वो थमती देखने को मिली और एशियाई बाजार की भी हम कह सकते हैं मिलीजुली शुरुआत ही नजर आई है। कल कुछ आंकड़े आए, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन यूएस मार्केट्स में, और वो एक्शन जो थे वो कंसर्न्स वाले थे। सबसे पहले अमेरिकी बाजार जो है उस यूएस एडीपी रोजगार के आंकड़े आते हुए देखने को मिले और यूएस एडीपी रोजगार के आंकड़े जो थे वो कमजोर थे। ये कमजोर आंकड़ों का एक इम्पैक्ट कह सकते हैं इकोनॉमी पर, खास तौर से अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर हायरिंग के आंकड़े
अब ये भी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यूएस जॉब्स डेटा जो कि कल आएंगे उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे पूरी तरह से तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। ये आंकड़े जो हैं वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स है और इस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि 2 साल के निचले स्तर पर प्राइवेट जॉब हायरिंग डेटा जो है वो आते हुए दिखे हैं और ट्रेड पॉलिसी की अनिश्चितताओं से यूएस इकोनॉमी पर असर हो रहा है, ये मानना है जानकारों का। और बटी हुए कह सकते हैं सेंटिमेंट्स हैं ट्रेड पॉलिसी को लेकर, क्योंकि ढेर सारे अनसर्टेनिटीज हैं और इसमें बाजार और साथ ही जानकार लगातार ये कह रहे हैं कि सारे के सारे डिसीजंस जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखेगा, जो कि इस वक्त नजर भी आ रहा है। हालांकि कल जो आने वाले डेटा पॉइंट्स उस पर खासतौर से हमें नजर रखनी होगी। अच्छा, इसके अलावा यूएस के सर्विस पीएमआई के डेटा भी आते हुए दिखे, ये डेटा भी कमजोर थे और ये दोनों डेटा जो कि कमजोर आए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए थे। ट्रूथ सोशल जो कि सोशल हैंडल है उनका, उस पर उन्होंने पावेल पर एक कह सकते हैं कि वार करने की कोशिश की और सीधे तौर पर एडीपी नंबर्स आ चुके हैं। ये बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इट्स टू लेट, पावेल मस्ट नाउ लोअर द रेट, ही इज अनबिलीवेबल, ये उनका कहना। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा और उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप ने 9 बार लोअर रेट्स किए हैं और ब्याज दरों में इस वक्त अब पावेल को भी कुछ ना कुछ देखना चाहिए। सो क्लियरली एक के बाद एक ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आते हुए दिखे और इस पॉइंटेड डेटा पॉइंट्स इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान आना था जो कि आता हुआ दिखा। लेकिन इम्पैक्ट जो है अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, मिली जुली चाल ओवरऑल कही जाएगी। डाउ में 4 दिनों की तेजी जो थी वो थमती हुई कल के सत्र में देखने को मिली। दिन की ऊंचाई से ऑलमोस्ट 225 अंकों की गिरावट नजर आई। वहीं नैस्डैक में तीसरे सत्र में तेजी है। ऑफकोर्स वहां पर टेक्नोलॉजी, हैवी काउंटर्स, एनविडिया, ये तमाम से काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते नैस्डैक और S&P 500 में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। एटलीस्ट अगर कंपेरिजन करेंगे तो डाउ के मुकाबले तो ये दोनों इंडिसेस हैं जो कि इस वक्त प्रदर्शन ठीक ठाक कर रहे हैं। हालांकि कल करीब 92 अंकों के, इनफैक्ट 100 अंकों की कमजोरी के साथ डाउ में तो बिकवाली का दबाव और ऊंचाई से अगर देखेंगे 225-250 अंकों की बिकवाली डाउ जोन्स में देखने को मिली। इस हफ्ते ट्रंप प्रशासन की अपील पर टैरिफ मामले पर सुनवाई होनी है। साथ ही हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत होने वाली है। ऑफकोर्स ये बातचीत क्या है, इसके डेट्स, इसके एजेंडा, ये सारे के सारे आने बाकी हैं। लेकिन ये एक इवेंट जरूर है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर है जिस पर सभी की नजर है। अब आज गुरुवार हो चुका है, बातचीत कब होगी इस पर तो नजर रखनी होगी। लेकिन साथ साथ अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों की अगर बात करें, एक तो साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आ जाने वाले हैं, इसके अलावा मई के जॉब रिपोर्ट्स आने वाले हैं। अभी जो प्राइवेट डेटा आते हुए देखने को मिले हैं इकोनॉमी हायरिंग के, उसके बाद मई के जॉब्स डेटा पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो पिक्चर है, रियल पिक्चर जो है मई जॉब डेटा से ही आते हुए और समझ आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अन्य संकेतों की अगर बात करें तो डॉलर की कमजोरी से सोने को सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। $3,400 के करीब सोना पहुंचता हुआ। सेफ हेवन की चाल पर आज घरेलू बाजार में भी सोने चांदी पर किस तरह के सेंटिमेंट्स पड़ते हैं इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। और उत्पादन बढ़ने से क्रूड में ऊपरी स्तर से दबाव है। वैसे देखा जाए तो $66 के आसपास दिखा था, अब $65 के आसपास ब्रेंट क्रूड की चाल जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.37 के लेवल्स के आसपास है। डॉलर इंडेक्स 98-99 लेवल्स के आसपास है और एशियाई बाजार में एट दिस प्रेजेंट पॉइंट जापान के निक्केई में हल्की सी गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। संकेत मिल रहे थे हैंग सेंग के लिए सुबह सुबह ही कि अच्छी ओपनिंग होगी, वही होती हुई दिखी, करीब 200 अंकों की मजबूती। और हैंग सेंग काफी हद तक इम्पैक्ट करता है भारतीय बाजार को, तो उम्मीद ये लगाकर चल सकते हैं कि हांगकांग के बाजारों की अच्छी शुरुआत का एक इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता दिखे। और चीन में मामूली तेजी, कोरिया में लगातार दूसरे दिन उछाल है। सो ऑल इन ऑल मिले जुले संकेत ही हम कहेंगे विदेशी बाजार से, क्योंकि ढेर सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखनी है। ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है ये भी फोकस रेडार पर अभी थोड़ी देर पहले ही आप कह रहे थे। और साथ ही FIS DIS का एक्शन, कच्चे तेल की चाल, सोने चांदी का एक्शन, ये सारी चीजें हैं जो कि वॉच आउट करनी होगी। मिले जुले संकेत इस सुबह विदेशी बाजार से। लेकिन विदेशी बाजार के साथ साथ भारतीय बाजार के लिए आज सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं, और ये संकेतों की शुरुआत जो है FIS DIS के एक्शन से हो जाती है। कई सेशन से FIS की तरफ से हम देख रहे थे, एटलीस्ट 2 से 3 सेशन से तो बिकवाली के डेटा आ रहे थे। और कल के डेटा हमने देखा करीब 1076 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से होती हुई दिखी। 3 सेशन की बिकवाली के बाद FIS अब खरीदारी का आंकड़ा कल दिखा रहे हैं।
टू अर्ली टू से कि एफआईआईज वापस खरीदारी के आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि लगातार खरीदारी बिकवाली का ट्रेंड जो है इस वक्त तो जारी है, लेकिन डीआईएस का सपोर्ट अब भी बरकरार। एफआईआईज से भी बेहतर खरीदारी के आंकड़े डीआईएस की तरफ से लगातार 29 मई से लेकर 4 जून तक। अभिषेक, अच्छे आंकड़े डीआईएस तो सपोर्ट कर रहे हैं, एफआईआईज की खरीदारी अब देखने को मिली है। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल कल ये आंकड़ा आया 1000 करोड़ का, बहुत ही छोटा है ये। 1000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ जब आए तो थोड़ा सा सेंटिमेंट यहाँ से इंप्रूव होता हुआ दिखे। और 1000 करोड़ देखिए कैश में उन्होंने खरीदा है, 1076 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। लेकिन अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए तो 517 करोड़ रुपए की सेलिंग भी है, तो नेट कितना हो गया, 500 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया। और कल बहुत सारी ब्लॉक डील भी थी बाजार में। तो ये आंकड़े अपने काम के ज़्यादा हैं नहीं। हाँ, डीआईआईज ने 12वें सत्र में खरीदारी की है और कल 2,500 करोड़ रुपए की ठीक ठाक एक बाइंग हुई है। और ये डीआईआईज के सपोर्ट के चलते ही हम देख रहे हैं कि बाजार अगर नीचे नहीं जा रहा है, नीचे से बार बार अगर बाउंस बैक कर रहा है ना, तो वो घरेलू फंड्स के सपोर्ट की बदौलत है। करीब करीब 1.5 महीने हो गए, मैं डेटा चेक कर रहा था, 21 अप्रैल से अब तक करीब 1.5 महीने के आसपास का समय है। 24,000 से 25,000 की रेंज में निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो एफआईज बाजार को चलने नहीं दे रहे हैं, डीआईज गिरने नहीं दे रहे हैं, और ये बाजार की स्थिति बनी हुई है। अब फ्रेश ट्रिगर्स का इंतजार है, वो फ्रेश ट्रिगर देखते हैं कि क्या आरबीआई थ्रस्ट देगा इकोनॉमी को, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन कल के अगर हम सत्र की बात करें तो कल भी एक रेंज बाउंड ही कारोबार हमने होता हुआ देखा था। निफ्टी के लिए बहुमुश्किल 110 अंकों के आसपास की रेंज थी, और दोनों के दोनों इंडेक्स 77 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुए हैं। तो 3 दिन की जो कमजोरी है निफ्टी में थमी तो है, लेकिन क्या रेंज से बाजार निकलेगा, ये देखने वाली चीज है। मुझे लगता नहीं कि जब तक 25,000 के ऊपर जाकर डिसाइसिवली बाजार टिकता नहीं है तब तक कोई मूव आएगा। कल के सत्र में अगर हम देखेंगे, अगर मानसी और शरद, तो एक चीज ये रही कि जो सेगमेंट्स ऐसा लग रहा था कि नहीं पॉलिसी के इंपैक्ट के चलते चलेंगे, तो कल थोड़ा सा पॉज देते हुए दिखे। कल बैंकिंग शेयर भी थोड़े से ठंडे हुए, सरकारी बैंकों में हम तूफानी तेजी देख रहे थे, वो भी थोड़े से नीचे आए। कल के सत्र में अब जो पुरानी थीम थी रेलवे, डिफेंस, पावर, पीएसयू, कल ये एक्टिव जरूर दिखाई दे रही थी। एक चीज और है, निफ्टी बैंक के ना चलने के पीछे जो मुझे लग रहा है वो ये कि देखिए डाइवर्जन साफ साफ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक की चाल अलग है, आईसीसी बैंक की चाल अलग है। एचडीएफसी बैंक कल डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ है, आईसीसी बैंक की बात करें तो आधे % के आसपास की नरमेरी, तो फिर चलेगा कैसे, ये सवाल है। तो मामला ये है कि एफआईआईज की बाइंग आ गई है, लेकिन जब तक फुल फोर्स से बाइंग नहीं आएगी तब तक शायद एक रेंज में बाजार आपको फंसा हुआ दिखाई देगा। ट्रिगर्स आने वाले हैं, ट्रिगर्स घरेलू ट्रिगर भी हैं, ट्रिगर विदेशों से भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ न कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं शी जिनपिंग के साथ बातचीत होती है तो क्या बातचीत होती है, कितनी कंस्ट्रक्टिव बात होती है। हालांकि वो चीन के पक्ष में होगी या फिर अमेरिका के पक्ष में होगी, मतलब आपके लिए सेंटिमेंट के तौर पर एक बूस्टर हो सकता है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा वहां से आपके लिए पॉजिटिव निकल के नहीं आएगा। हमारा तो ऑलरेडी मैक्रोज वगैरह ठीक ठाक है। ले दे के बात आ जाती है वही कि एफआईआईज का पार्टिसिपेशन आएगा कब, ये थोड़ा आउटफ्लो हम देख रहे हैं एफआईआईज की तरफ से। अब 3 सत्र की लगातार बिकवाली हुई है जून सीरीज के पहले दिन में, और उसके बाद छोटी सी खरीद, ठीक है, ये बाइंग आई है। अगर ये सस्टेन होती है तब जाके कॉन्फिडेंस को ऐड करेगी, अदरवाइज आज तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, एफआईआईज से भी थोड़े से न्यूट्रल साइड के ही संकेत हैं। आप अगर देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस में 18,900 करोड़ रुपए के आसपास की कल सेलिंग हुई है, और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर भी 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। तो ये कैश में एक छोटा सा आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा भारतीय बाजार को सपोर्ट करने के ये काम आएगा नहीं। 3 दिन के सेलिंग के बाद एफआईआईज की वापसी ज़रूर हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंगली निफ्टी ने भी जो है अपनी 3 दिन के लूजिंग सेशन को जो है आप कह सकते हैं स्नैप किया है, और ब्रॉडर इंडेसेस यहाँ पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग आपको देखने मिला है। मिड कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप ले लीजिए, यहाँ पे आपको एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। विक्स भी जो है कह सकते हैं टुवर्ड्स लोअर लेवल से। ग्लोबल क्यूज तो ऑफकोर्स मानसी ने भी कहा कि अभी भी मिक्स्ड या वीक हैं, इसलिए गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड भी आप देखिए तो स्टार्ट हो रहा है तो फ्लैटिश या थोड़ा सा जो है पॉजिटिव बायस पे। लेकिन अभिषेक, निफ्टी का क्या सेटअप लग रहा है? आज वीकली एक्सपायरी भी है, और ऑफ कोर्स कल भी देखें तो वॉलेटिलिटी रहेगी, आरबीआई एमपीसीए खास करके निफ्टी बैंक पे नज़र रहेगा। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के सेटअप्स क्या लग रहे हैं वो बताएं, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे?
शरद, लगता है कि जब तक पॉलिसी गुजर नहीं जाती है तब तक ना रेंज में ही रहेंगे, चाहे निफ्टी की बात कर ले और चाहे निफ्टी बैंक की बात कर लें। और निफ्टी को जो दिशा देने का काम करेगा निफ्टी बैंक ही करेगा, क्योंकि ट्रिगर उसके लिए मजबूत आएगा। वैसे तो अगर रेट कट आता है अगर तो पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो पहले जो फ्रंटलाइन जो स्टॉक्स हैं जो डायरेक्टली इंपैक्टेड होते हैं पहले उन पर असर आएगा और वो फिर निफ्टी को भी पुश करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि आज कोई बहुत कोई हैपनिंग डे रहने वाला है। हाँ, आज चूंकि एक्सपायरी है वीकली, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहेगी। हो सकता है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको मिलता हुआ दिखाई दे, उस पर नज़र रहेगी। अदरवाइज एक रेंज का ही बाजार मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में रहेगा। एफआईज की बात में एक पॉइंट छूट गई थी। देखिए 20% के नीचे की उनकी लॉन्ग होल्डिंग है, 17-18% के आसपास के आंकड़े हैं। तो गुंजाइश तो है एफआईज के पास बाइंग करने को लेकर। अब यहां से ज़्यादा बेचेंगे नहीं, ये एक पॉजिटिव आप करके चल सकते हैं। 4.5% रेट कट की उम्मीद है शरद। देखते हैं 4.5% अगर आया तो शायद उतना बाजार उत्साहित नहीं होगा, 0.5% आएगा तो जाके उत्साहित होगा। और बाजार के रेंज में रहने के पीछे एक वजह यह भी रही है कि आपने हाल फिलहाल हमने कितनी सारी ब्लॉक डील्स देखी हैं, मतलब ब्लॉक डील की झड़ी लग गई है। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, मई में करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्लॉक डील हुई है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो बाजार में जो कैपिंग है ना, जो एक रेंज में फंस रहा है, उसकी वजह यह भी है कि बाजार थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, तब तक प्रमोटर की तरफ से वो सेलिंग आ जा रही है और चूंकि डिस्काउंट पर होती है तो बाजार पर फिर वो जो गेन्स हो रहे हैं उस पर ब्रेक लग जा रहा है। अच्छी चीज ये है सेटअप के लिहाज से कि इंडिया विक्स नीचे आया है, 15.5 का इंडिया विक्स है। 2 दिन में हमने बड़ी बड़ी गिरावट देखी है, तो ये एक आपके लिए निश्चित तौर पर कंफर्टिंग फैक्टर वो जरूर होगा। निफ्टी की अगर हम आज के लिए रेंज की बात करें शरद, तो मतलब मुझे लग रहा है कि 24,450 और 24,500 ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा। बाजार ने उसको रेस्पेक्ट किया है, बार बार हम देखा है कि वहां से बाउंस आता हुआ दिखा है, तो वो सपोर्ट होगा। इमीडिएट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,800 को आज के सत्र में भी पार करने में बाजार को थोड़ी सी मुश्किल जरूर आएगी। उसके बाद 25,000 थोड़ा सा कह सकते हैं कि टफ रेजिस्टेंस है, ये अगर पार हो जाएगा फिर आप एक तरफा रैली की उम्मीद करके चल सकते हैं। तो निफ्टी की रेंज जो है ना वो कह सकते हैं कि 24,400 से लेकर आप मान लीजिए मोटा मोटी 24,900 या 25,000 की, ये 600-650 पॉइंट की ये रेंज दिख रही है। और कल पॉलिसी जब आ जाएगी उसके बाद हम हो सकता है कि एक डायरेक्शनल मूव वो देखेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा। अगर बहुत एक्साइट करने वाली पॉलिसी नहीं आई अगर कमेंट्री के फ्रंट पर और रेट कट के फ्रंट पर, तो बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि ग्लोबल ओवरहैंग बना हुआ है, टैरिफ वाली अनिश्चितता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बाजार को परेशान कर ही रहे हैं और एफआईज भी दूरी बनाए हुए हैं। तो कुछ बड़ी चीज चाहिए बाजार को, तभी जब बाजार यहां से चलेगा। तो निफ्टी पर स्टडी होगी शरद में लगे हाथ। तो निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी बता देता हूं। देखिए कल क्या हुआ ना कि साफ साफ हमने डाइवर्जन देखा है निफ्टी में और निफ्टी बैंक के लेवल में। आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में ये डाइवर्जन के चलते निफ्टी बैंक भी कल एक रेंज में ही रहा है। 77 अंकों की हल्की सी तेजी हुई है। प्रतिशत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले वो कम रही है। तो पॉलिसी पर ही नजर है और निफ्टी बैंक में भी पॉलिसी के बाद ही कोई बड़ा मूव आएगा। और जो रेंज हम लगातार देख रहे हैं, निफ्टी बैंक भी जिस रेंज में फंसा हुआ है वो है 55,000 का नीचे की साइड पर सपोर्ट है मजबूत वाला, और 56,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। आज हो सकता है कि 55,500 एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, वो आपके लिए काम कर जाए। अदरवाइज जो ब्रॉडर रेंज है वो है 1000 पॉइंट के आसपास की। 56,000 निकलने के बाद 56,100-200 जब क्रॉस कर ले उसके बाद अगर टिक जाए तो आप बड़ी तेजी की उम्मीद करेंगे। अदरवाइज तो आज निफ्टी बैंक भी रेंज में दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों के दोनों इंडेक्स के लिए बाय ऑन डिप्स के मौके जरूर बन सकते हैं। अगर आप निफ्टी में अगर आपको 24,500-550 की रेंज में अगर निफ्टी अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि खरीद का मौका बनेगा, लेकिन थोड़ी ना सावधानी के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि बाजार मतलब ना एक तरफा चाल दिखा नहीं रहा है, काफी ज्यादा वोलेटाइल है। तो जो भी कुछ करना है बहुत सोच समझ के अपना ट्रेड लेना है। चलिए जरा एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होनी चाहिए और कहां पर शेयरों में कमाई के मौके बनेंगे। मार्केट एनालिस्ट शरण लिलाने हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरण, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 और स्वदेश पर। आपकी क्या रीडिंग है शरण मार्केट को लेकर, और क्या आप लेवल सुझाएंगे निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए?
गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो निफ्टी को लेते हुए पहले पहले 24,500 का एकदम इमीडिएट सपोर्ट बन गया है कि पिछले 3 दिनों से निफ्टी ने ब्रेक करने को ट्राई किया, मगर जब जब 24,500 आता है एक फास्ट आप अप मूव देख सकते हैं। अभी क्लियर हो गया है, मार्केट एक ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है जो आप सभी को मालूम है वो कल आने वाला है। अभी आरबीआई 25 बेस पॉइंट कट करता है क्या 50 बेस पॉइंट करता है, तो वो कल 10 बजे के बाद ही पता चलेगा, मगर ओवरऑल अभी मार्केट कंसोलिडेशन करेगा निफ्टी। तो बेसिकली सपोर्ट रहेगा 24,500, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,800। 24,800 के ऊपर ही आप निफ्टी में कुछ अप मूव देख सकते हैं, वरना या ही कंसोलिडेट करेगा ओवर द नेक्स्ट 1 वीक। और बैंक निफ्टी की बात करें, वो भी एकदम रेंज बाउंड हो गया है, अपर एंड में है, मगर बैंक निफ्टी अपर एंड में रेंज बाउंड है, बाकी निफ्टी लोअर एंड में रेंज बाउंड है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा करके निफ्टी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। 20 मई से आप देखें तो आउट परफॉर्म ही कर रहा है। अगर आगे चल के भी एक ब्रेकआउट आएगा तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में पहले आएगा, निफ्टी में बाद में आएगा। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की तो बात करें तो 55,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट आ गया है और 56,000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी भी ये 500 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको आज। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका एंड ऑफ द डे में शायद से पॉलिसी को लेते कुछ पोजीशन बनते हुए दिखाई देगी। तो ये रेंज आप जरूर एकदम नोट कर दीजिए, 55,500 सपोर्ट एंड 56,000 रेजिस्टेंस। और बाकी आज के स्टॉक्स के बात करें तो 2 बाय कॉल है और एक सेल कॉल है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी हाई है। तो पहला बाय कॉल रहेगा मेरा फोर्टिस। काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने करीबन 3 बार अपने ये 738 के लेवल्स को टेस्ट किया है। तो मुझे लग रहा है आज या आने वाले हफ्ते में ये डेफिनेटली प्राइस एक्शन देख के, प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्टॉक शायद से अपर एंड में एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो गया है। तो आप फोर्टिस में बाय कीजिए 738 के लेवल्स पे। टारगेट रहेगा 760 एंड 780। ये मोर और लेस कंपनी का ऑल टाइम हाई भी होगा। आप स्टॉप लॉस बनाए 720 डेली क्लोजिंग बेसिस के लिए। सेकंड स्टॉक रहेगा आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। काफी वॉलिटिलिटी के बावजूद अभिषेक ये स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है। कल के डेट में काफी बड़ा वॉल्यूम और एक ब्लॉक डील भी देखा गया। डिस्पाइट दैट स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो ओवरऑल टेक्निकली ये काफी पॉजिटिव लग रहा है। आप आईएक्स में बाय कीजिए 202 के लेवल पे। पहला टारगेट रहेगा 207, सेकंड टारगेट रहेगा 212, स्टॉप लॉस रहेगा 197। और तीसरा मेरा स्टॉक रहेगा विप्रो। डिस्पाइट पॉजिटिव न्यूज, स्टॉक में एकदम नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। ओवरऑल कल के तारीख में स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है जो टेक्निकली वेरी नेगेटिव है। स्टॉक अपना 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल वेरी नेगेटिव प्राइस एक्शन। तो मैं विप्रो फ्यूचर्स में एक सेल कॉल दूंगा आज के लिए। आप सेल कीजिए 248 के लेवल्स पे। टारगेट रहेगा 242 और 236, स्टॉप लॉस रहेगा 254 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। जी बिल्कुल शरण, उनके 3 कॉल्स है। फोर्टिस की बाई की कॉल है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट बाई की कॉल देखने मिल रही है, और विप्रो की फ्यूचर्स को सेल की राय है। तीनों ही कॉल्स को एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे हम रिवाइज करा देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अब चलते हैं किरण जी के पास। किरण जी ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग किरण जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बताएं आपके कॉल्स क्या हैं? सो ओवरऑल मार्केट एक रेंज के अंदर डेफिनेटली एक आरबीआई की पॉलिसी का कहीं ना कहीं हमें हेडविंग्स है। सो 2 कॉल यहाँ पे हम रिकमेंड कर रहे हैं। या तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें सो हमारा थोड़ा कॉन्ट्रा बेट है। एक हमारा मेटल सेक्टर से रहेगा जिसमें सिल्वर प्राइसेस जो ऊपर आ रहे हैं वो भी हेडविंग, वो भी एक कहीं ना कहीं टेलविंड्स है। और साथ ही साथ आप देखोगे तो निफ्टी मेटल्स के अंदर एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हिंदुस्तान जिंक इज अवर प्रेफर्ड पिक एज ऑफ नाउ एट करंट मार्केट प्राइस। आप देखोगे तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये स्टॉक सस्टेन्ड है। सो हिंदुस्तान जिंक हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करेंगे। इट इज नॉट फॉर ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन आप 2-3 दिन होल्ड रख सकते हो इसको, और 500 तक के टारगेट आप हिंदुस्तान जिंक में देख सकते हो। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 450 का मेंटेन करना है। दूसरा जो पिक रहेगा वो आईटी की तरफ से। ये यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 4-5 दिनों से आईटी एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। कल लास्ट आवर में हमने देखा कि वहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी और ये रिकवरी हमें लग रहा है कि एक पैन आउट कर सकती है। तो 1540 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन्फोसिस के पास, तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहेंगे इन्फोसिस। ओवरऑल 1600 तक यानी कि 1590-1600 के बीच में टारगेट आ सकते हैं और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1530 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सो 1530 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस हम बाई करेंगे एंड हिंदुस्तान जिंक 450 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाई करेंगे। ओके तो चलिए हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके ट्रेडिंग आइडियाज, खरीदारी की तरफ ज्यादातर कॉल्स हैं। शरण की तरफ से विप्रो फ्यूचर्स में एक सेल कॉल जरूर है, लेकिन इसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर और आईईएक्स में खरीदारी की राय बनाकर चल सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस लगातार हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे और किरण जानी जी की तरफ से हिंदुस्तान जिंक और इन्फोसिस दोनों पर कॉल्स आती हुई बाजार खुलने से ठीक पहले ये कॉल्स आपके लिए, बाजार खुलने के साथ साथ इन कॉल्स पर रिविजिट भी करेंगे, इन्हें वॉच लिस्ट में भी रखेंगे। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने लिटरली देखा कि बाजार ने शार्प रिबाउंड दिखाया कई सेशंस के डायरेक्शन लेस कामकाज के बाद। लेकिन इस रिबाउंड पर भी भरोसा कितना करें, क्योंकि करीब 70-80 अंकों की मजबूती के साथ ही क्लोज हुआ मार्केट। ऑफकोर्स पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज कुछ हद तक थे, रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम होती नजर आई थी, जो कि आज बदलता हुआ देखने को मिला है। ग्लोबल क्यूज आज पॉजिटिव तो नहीं है, मिले जुले हैं, और इसके अलावा ग्रेजुअली ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ कल दिखा। लेकिन आज का सत्र वीकली एक्सपायरी का दिन है, कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आनी है, सो वॉलेटिलिटी आज बाजार में दिख सकती है और बिल्कुल नजर आ सकती है। इस वॉलेटिलिटी में इंडेक्स वाइज कामकाज करने के बदले स्टॉक वाइज खबरों के दम पर कामकाज करना और बेहतर रहेगा, और ये हमने कल भी देख लिया। रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, शिप बिल्डिंग स्पेसेस, बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स का एक्शन ज्यादा अच्छा नजर आ रहा था और स्टॉक स्पेसिफिक एंट्री अपॉर्चुनिटीज कल बाजार आपको दे रहा था। इसी तरह की तस्वीर शायद आज भी नजर आ सकती है और खबरों के दम पर एक्शन होगा। और खबरें कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर शायद नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है तो कम आई, लेकिन फिर भी खबरें हैं हमारे पास और ऑटो बिक्री के एक आध आंकड़े अब भी आ रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल अभी आ रहे हैं, बट लार्जली जो इनलाइन या गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि न्यूज़ फ्लो खबरों वाले शेयर्स में भी कम हो चुके हैं। अब क्या देखेंगे, कुछ सेक्टर्स देखेंगे, अगर उसमें 3 या 4 खबर आ रहे हैं तो शायद वो सेक्टर मूव कर जाए। थीम वाइज लैक ऑफ ट्रिगर्स है पूरे बाजार में, और हम चाहे जितना भी जस्टिफाई कर दें, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर था इस हफ्ता, आरबीआई एमपीसी। उसके बाद हम लोग खींचातानी वॉलेटिलिटी के किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बट फैक्ट तो यही है जो हमारे स्क्रीन पे है और जो नंबर्स दिखते हैं। सबसे पहले जो है खबरों वाले शेयर्स पे बात करेंगे पावर ग्रिड। यहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया है मेल पावर ट्रांसमिशन को, और ये टैरिफ बेस्ड बिडिंग रूट है, यहाँ से वो किए हैं। आईआरसीटीसी बात करें, दूसरा कंपनी रहेगा जहाँ पे रेलवेज जल्द ही ई आधार ऑथेंटिकेशन शुरू कर सकती है तत्काल टिकट्स के जरिए। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बन रही है। एचएएल यहाँ पे बात करें तो एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में आ सकता है। कंपनी ने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो है बातचीत चल रही है और वो लोकली जेट इंजिन्स प्रोड्यूस करेंगे भारत में, तो ये एक बड़ा न्यूज़ तो ज़रूर है। ऑफ कोर्स हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह साइन किया हो ऑर्डर स्टील और एल्यूमिनियम के टैरिफ्स को बढ़ाने के लिए, ऑफ कोर्स ये 4 जून से लागू भी हुआ था। तो अब जो है ऑफ कोर्स मेटल स्पेस में थोड़ी सी रिएक्शन, एक पुल बैक आया, और अब मेटल कंपनीज़ के जो कंपनी मालिक हैं वो अब धीरे धीरे करके जो है अपने प्रेशर्स को बता रहे हैं पब्लिकली। वेदांता के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ट्रंप के एल्यूमिनियम टैरिफ जो है इंडिया इंडस्ट्री को डैमेज कर रही है, और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए भी कुछ सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगाने की मांग की गई है। वही जिंदल स्टेनलेस की भी बात करें तो चेयरमैन रतन जिंदल ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है जो स्टील इंपोर्ट आ रहे हैं, खास करके जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ड्यूटीज़ लगाए जाए। तो धीरे धीरे करके जो है एक मोमेंटम आ रहा है कि इंडिया इंडस्ट्री बॉडीज़, इंडियन कंपनीज जो हैं गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि आप सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगाएं ताकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो बचा रहे, क्योंकि चाइना जो है डंप करता है स्टील, और ऑफ कोर्स बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड है। गेल के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। भारत जो है अपनी इंपोर्ट्स जो शेल गैस, एलएनजी क्रूड की है यूएसए, वो बढ़ा सकता है। अब ऑफ कोर्स अगर प्राइसिंग अच्छा बैठता है तो गेल के लिए एक राइट से रॉ मटेरियल होता है, तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा एक छोटा न्यूज़ फ्लो ग्लैंड फार्मा के लिए भी है। 11 ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनकी कंपनी यूरोपियन आर्म सेनेक्सी, उन्होंने 2 साल पहले एक सेनेक्सी को खरीदा था। अब 11 ऑब्जर्वेशंस फ्रेंच मेडिकल अथॉरिटी से देखने मिली, तो स्टॉक के लिए ऑफ कोर्स नेगेटिव है। लेकिन ऑफ कोर्स 3 ही सेक्टर्स है मानसी जिसमें नज़र रहने वाली है। ऑफ कोर्स पावर की सेगमेंट तो हुई, और यहाँ पे बहुत सारे टेंडर्स आ रहे हैं, बिडिंग हो रही है,
और मेटल्स में जैसे हम बात की इंडस्ट्री की मांग आ रही है कि सेफगार्ड ड्यूटीज़ आए, और लास्ट में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, जिस पे हमने इतना बात किया है कि अब आदत पड़ गई है कि वो 3 या 4 सेगमेंट्स है जहाँ पे रन अप ऑलरेडी आ गया, बाय द वे फैक्टर्ड इन हो चुका है 25 बिप्स। अगर 50 बिप्स आया तब फिर देखिए क्या होता है। नो यूर राइट, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेसेस पर तो नजर है और ये पूरे हफ्ते रही। लेकिन मेटल्स में पता है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ इम्प्लीकेशंस थे 25% से 50% हुए, बावजूद इसके डोमेस्टिक सेगमेंट में मेटल स्टॉक्स में शाइन थी। इनफैक्ट कल के सत्र में आउट परफॉर्मेंस मेटल्स में नजर आ रही थी। ऑफकोर्स उसकी भी सीधे तौर पर बात और इसके पीछे की भी वजह यह है क्योंकि यूएस को एक्सपोर्ट हम इतना करते नहीं हैं। देयर आर अदर कंट्रीज जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, और उसी के चलते डोमेस्टिक इंडियन मेटल स्पेस पर इस खबर का इतना बड़ा असर नहीं। जब खबर आई तब एक असर जरूर पड़ता है। देखिए मानसी, यूएस से हमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम है चाइना से। चाइना जो सस्ता माल डालता है इंडिया में, वहां पे प्रॉब्लम पूरे इंडस्ट्री का होता है, सिर्फ बड़े लिस्टेड प्लेयर्स की नहीं। मैं छोटे छोटे एमएसएमई से भी बात करता हूँ, तो वहां पे भी वो बोले कि स्टील इंडस्ट्री बैठा हुआ है, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न जरूर रहता है, खास करके जो एमएसएमई स्पेस में। लेकिन शरण से बात करेंगे और इन खबरों पर ही उनसे बातचीत करते हैं। और शरण, इनफैक्ट बैंक्स फाइनेंशियल्स पर भी आपका नजरिया रहा, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी आपका नजरिया रहा। गुड मॉर्निंग टू यू। रियल एस्टेट में कल हमने देखा था जहां सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन था, रियल एस्टेट ने एक ब्रीदर लिया था, बैक सीट पर बैठे थे। लेकिन अब साइकिल का ट्रेंड, खबरों का ट्रेंड कम तो नहीं हुआ है। रियल एस्टेट में अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है, आज के सत्र में भी अगर एक ब्रीदर या डाउनसाइड विजिबल होती है, कहां से शुरुआत करनी चाहिए शरण? तो मानसी, एट द एंड ऑफ द डे मैं कल सब चार्ट्स देख रहा था। जिस हिसाब से छोटा सा ब्रीदर आया, मुझे नहीं लग रहा है ये रैली रुकने वाली है, ना ही रियल एस्टेट में ना ही पीएसयू बैंक्स में। सारे स्टॉक्स ने एक छोटा सा ब्रीदर लिया है। मुझे लग रहा है वो आफ्टर टुमारो एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप रन के लिए रेडी हो रहे हैं। तो जिस तरह से हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं, प्रेस्टीज एस्टेट्स, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, तीनों के चार्ट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तीनों स्टॉक एक नेक्स्ट अप मूव के लिए रेडी हो रहे हैं। आप बोले एक शॉर्ट कंसोलिडेशन या एक रिलैक्सेशन में आ गए हैं नेक्स्ट अप मूव के लिए। और पीएसयू बैंक्स में भी मैं देख रहा था, जो स्टॉक्स नहीं चले हैं, जैसे आपका आईओबी, पंजाब बैंक, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक, चारों के चार्ट देख रहा था, निचली स्तरों से काफी अच्छे लग रहे हैं। ये चारों स्टॉक ने बेसिकली रैली में अभी तक पार्ट नहीं लिया, बट जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, मुझे लग रहा है आफ्टर टुमारो ये स्टॉक्स में काफी स्मार्ट और एक काफी बड़ा अप मूव देख सकते हैं। और इनके बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, करीबन 7-8% चल गया था। अभी भी डिस्पाइट दैट स्टॉक ने करीबन नॉट इवन 1% करेक्शन दी है वो लेवल से। तो ओवरऑल देखिए, ये सारे सेक्टर मुझे लग रहा है वापस रेडी हो रहे हैं आफ्टर टुमारोज रेट कट, या आने वाले हफ्ते में अपनी रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिल्कुल कन्विक्शन है। और ये बात मैं भी आई ऑल्सो सेकंड द थॉट ऑफ प्रेस्टीज एस्टेट पर तो डीप डाइव रिसर्च की थी हमने कल, और हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया भी था कि प्रेस्टीज एस्टेट के लिए इन स्तरों पर क्या रैशनल बन रहा है, जिसके चलते वो हमारी डीप डाइव रिसर्च का हिस्सा बना। पिछले दिनों हमने 3 पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखी है स्टॉक के लिए, और ब्रोकरेजेस की माने, जानकारों की माने तो 2000 के ऊपर के लेवल्स भी प्रेस्टीज एस्टेट में नजर आ सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और किरण जी, आपसे रेलवे काउंटर्स पर एक टेक जानना चाहेंगे। कल के सत्र में भी रेलवे स्टॉक्स, IRFC, RVNL, टीटागढ़ रेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था। IRCTC फोकस रेडार पर होगा। एक न्यूज़, एक अपडेट, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जल्द ई-आधार ऑथेंटिकेशन शुरू होने जा रहा है, और इसी के चलते अगेन आज रेलवे काउंटर्स, इन पर्टिकुलर IRCTC पर नजर रखनी चाहिए। आधे % 1% गेंस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ है। आपकी राय ओवरऑल रेलवे स्पेस और रेलवे मेजर IRCTC पर क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी जी। जो ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह से रेलवे काउंटर्स के अंदर आपने बताया कि एक वापस से मार्केट फ्लेवर में आया है, हमने डिफेंस और रेलवे के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखी। उसके बाद जो करेक्शंस आया उसमें डिफेंस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं,
जबकि रेलवे अभी भी कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, रेलवे स्टॉक्स की बात करूँ तो। और रेलवे स्टॉक्स में आईआरसीटीसी इज़ वन ऑफ द अंडर परफॉर्म स्टॉक। अगर आप देखोगे तो पूरा समर वैकेशन चला गया, जहाँ पे इंडिगो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि लोग जब ट्रैवल करते हैं तो आइदर फ्लाइट इन या तो फिर वो रेलवे को प्रेफर करते हैं। तो एक समर वैकेशन चला गया, उसके बाद भी आईआरसीटीसी में उतना परफॉर्मेंस है, तो ये एक अंडर परफॉर्मेंस कैचअप रैली शुड कम्स वेरी सून। तो ये एक टेलविंड के हिसाब से हम हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आईआरसीटीसी करंट मार्केट प्राइस हमें लॉन्ग करना चाहिए। दूसरा, अगर आप टेक्निकल सेटअप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट क्लियरली हमें दिख रहा है, साथ ही साथ राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। 800 के पास उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, वो कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो 750 720 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि एक बार आईआरसीटीसी में लॉन्ग जाना चाहिए। एंड डाउन द लाइन 2 टू 3 मंथ्स हम डेफिनेटली यहाँ पे 1000 से 900 तक की रैली देख सकते हैं। दूसरा एक जो रेलवे काउंटर हमें पसंद आ रहा है वो है राइट्स। राइट्स का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कहीं न कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक ये नीचे में अब 250 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे हर गिरावट पे हमें बाई करना चाहिए, और ऊपर में ये भी 350 से लेके 370 तक स्टॉक आ सकता है। तो ओवरऑल राइट्स एंड आईआरसीटीसी बोथ आर अवर प्रेफर्ड पिक। ठीक है, राइट्स और आईआरसीटीसी दोनों पसंद हैं और बाय ऑन डिप्स की सलाह है राइट्स के लिए किरण जी की तरफ से। शरण भाई, एक बार जरा आप ना ग्लैंड फार्मा चेक कीजिए। इस शेयर में हमने मोमेंटम देखा है हाल फिलहाल, और पिछले महीने भर में बाजार की चाल थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली रही है, लेकिन इसने एक तरफा मूव दिखाया है। एक नेगेटिव खबर आई है ग्लैंड फार्मा के लिए, वो ये कि फ्रेंच रेगुलेटर से इनकी सब्सिडरी है सनेक्सी, उसको 11 आपत्तियां जारी की गई हैं। थोड़े नेगेटिव साइड पर ये खबर जरूर है, हालांकि ये फ्रेंच रेगुलेटर की तरफ से आई है, ये ध्यान रखने वाली जरूरत है। यूएस एफडीए की तरफ से नहीं आई है, वो ज़्यादा सख्ती थोड़ी सी बरतते हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, और ये ज़रा बताइए कि शेयर में किसी के पास अगर पोजीशन हो तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा के रखे वो? तो अभिषेक, कल जैसे मैं फार्मा सेक्टर देख रहा था, एक्चुअली मेरा टॉप पिक फार्मा ग्लैंड फार्मा ही था, और सुबह न्यूज को पढ़ते हुए देख के मुझे भी थोड़ा ऑड लगा, क्योंकि जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, स्टॉक अपने 200 डे डीएमए को गरी गरी रिटेस्ट कर रहा है और एक बार ब्रेकआउट के लेवल्स पे ही आ गया है। तो ओवरऑल स्टॉक का प्राइस एक्शन तो अच्छा है। अभी कितनी नेगेटिव पर्टिकुलरली न्यूज है, मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है फार्मा को फंडामेंटली लेते हुए, पर ओवरऑल अगर किसने पोजीशन बना रखी है, जरूर एक 1585 का इमीडिएट स्टॉप लॉस रखे, और किसकी अगर एक लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो प्रीवियस स्विंग लो 1550, जहाँ पे वो 50 डे डीएमए भी का लेवल्स है, 1550 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हो। ओवरऑल स्टॉक में प्राइस एक्शन काफी अच्छा है, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी कर सकता है अगर 200 डे डीएमए के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे। अगर ऊपर की तरफ आप लेवल्स देखें 1630 के ऊपर एक ब्रेकआउट माना जाएगा स्टॉक में, मगर अभी डेफिनेटली वी विल हैव टू रिव्यू आफ्टर मार्केट ओपन्स। ठीक है, थोड़ा इसको रिव्यू करेंगे बाद में। 6 महीने में देखेंगे तो 10% के नेगेटिव रिटर्न ग्लैंड फार्मा ने दिए हैं। 1630 रुपए के लेवल पर आप नजर रखिए। कल एक और शेयर जिसकी क्लोजिंग अच्छी थी वो था जुबिलेंट फूडवर्क। सिटी की रिपोर्ट इसको लेकर अच्छी आई थी, कैटलिस्ट वॉच लिस्ट में डाला था, और हमने देखा था कि 3.5% के आसपास की बढ़िया तेजी बनी है जुबिलेंट फूडवर्क्स में, जो कि भारत में डोमिनोज के चेन्स चलाती है। देखिए 4.5% ऊपर इनफैक्ट ये बंद हुआ है। किरण जी, जुबिलेंट फूड वैसे मतलब कल के एक्शन से पहले अगर आप देखेंगे तो काफी हम कह सकते हैं कि वोलेटाइल रहा है शेयर, ये पैसे बहुत कमा के दिए नहीं है। क्या सजेस्ट कर रहा है कल की तेजी? क्या इसमें पोजीशन ऐड करनी चाहिए? सी अभिषेक जी, अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे जुबिलेंट फूड का चार्ट, तो कहीं न कहीं एक साइडवेज करेक्शंस के अंदर है। हमने देखा कि नीचे से एक अच्छी खासी रैली आ गई। उसके बाद से स्टार्टिंग ऑफ दिस 2025 से लेके में, मतलब ये जो 6 महीना हमने स्पेंड किया है, वहां पे आप देखोगे तो प्राइस ऊपर में 750 और नीचे में 600 150 रुपीज की एक बड़ी सी रेंज के अंदर वोलेटाइल सेशन रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है। एक चीज लेकिन यहाँ पे हमें देखने लायक है कि स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को कल उसने क्रॉस कर दिया है। तो जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करके चलिए, क्योंकि जिस तरह का चार्ट पैटर्न है उसके मुकाबले काफी सारे अच्छे चार्ट पैटर्न है जहाँ पे हमें फ्रेश ब्रेकआउट या तो एक रैली देखने को मिल रही है। सो आई वुड सजेस्ट कि जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं 650 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में वापस 720 750 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं, लेकिन नई खरीदारी के लिए आई वुड सजेस्ट। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मयूरेश, आप ज्वाइन कर रहे हैं हमसे।
मयूरेश, एक सवाल है ऑफ कोर्स आपके कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स को लेके, डिस्पाइट द मार्केट वॉलेटिलिटी जो हम देख रहे हैं पिछले 7 से 10 दिन में, ये सेगमेंट अच्छा परफॉर्म किया है। BSE, CDSL, MCX, ये सारे स्टॉक्स को डायरेक्टर साहब आप स्क्रीन पे फायर करिए, यहाँ पे दिखाइए आप 2 हफ्ते के चार्ट, 3 हफ्ते के चार्ट, जहाँ पे मोमेंटम अच्छा आया है डिस्पाइट द वॉलेटिलिटी। यहाँ पे जो है बहुत अच्छा मूव देखने मिला है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इनके भी नंबर्स डिसेंट आए हैं। मयूरेश, यहाँ पे किस तरह जो है सेटिंग बैठ रहा है, खास करके जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो मंथली डेटा धीरे धीरे आने लगेंगे, जिस तरह कैपिटल मार्केट के नंबर्स आते हैं, ये लार्जली बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि और स्टीम बाकी है कि थोड़ी मुनाफा वसूली भी हो सकती है? आप ओवरऑल आप ये थीम को आप कैसे देख रहे हैं? ऑफ कोर्स इसमें कैम्स, फिनटेक, ये स्टॉक्स भी आते हैं, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट इनमें भी देखने मिलते हैं, रजिस्ट्रार वाले स्टॉक्स। तो इस पर आपका क्या व्यू बनता है मयूरेश? मॉर्निंग शरद। मेरे हिसाब से आई थिंक 2 चीजें। एक, आई थिंक जो टेलविंड्स है पूरे सेक्टर के लिए, ये अभी भी बरकरार है, बिकॉज वी हार्डली स्क्रैच द सर्फेस। आज सिर्फ 5% इंडियन हाउस होल्ड हैं जो इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इसलिए आई थिंक जो एक स्कोप ऑफ ग्रोथ है कंपेयर टू जस्ट द ग्लोबल एवरेज, में तो US UK के एवरेज को कंपेयर भी नहीं कर रहा। अगर आप सिर्फ ग्लोबल एवरेज कंपेयर करते हैं इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट्स, देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। और इसलिए आई थिंक जो एंटायर पर्सपेक्टिव रह सकता है कि जितने नए निवेशक जुड़ेंगे बाजार को लेके अगले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में, सालों में, जो म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबर्स रहेंगे, जो हाउस होल्ड्स हैं जिनको एक स्पेशलाइज सर्विस लगेगी एज फार एज PMS इज कंसर्न, द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एक्चुअली शरद जो 5 CR 10 CR के ऊपर रहेंगे in terms of net worth and investable purpose, ये actually double हो सकते हैं, which mean even asset managers will come into play। और इसलिए ये पूरी जो इकोसिस्टम है ये शायद एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ दिखा देगी। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक पीरियड हमने देखा था 2010 से 2020, बाजार में कुछ नहीं किया था, दे हैड गॉन थ्रू पीरियोडिसिटी ऑफ सिक्लिकलिटी, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक द न्यू फेज व्हिच हैव प्रॉब्ली कम थ्रू, जो नया भारत उभर के आ रहा है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, जो FIs FPIs इंडिया की तरफ रुख अपना रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ये दशक के लिए। मुझे लगता है एडिशंस काफी स्ट्रांग होते रहेंगी, और इसलिए वैल्यूएशंस कंपेरेबल बेसिस पे तुलना आज के तारीख में, ऑब्वियसली स्टॉक्स काफी महंगे हैं कंपेयर टू द स्टैंडर्ड डिविएशंस 5 या 10 वर्षों के अगर आप गिनती में लेते हैं तो। बट अगर प्रोस्पेक्टिव या फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का अनुमान लगा है बेस्ड ऑन द बेस दैट वी हैव क्रिएटेड, देयर इज सिग्निफिकेंट रनअवे फॉर ग्रोथ स्टिल देयर। ऑब्वियसली आई थिंक वैल्यूएशंस अज्यूमिंग नंबर्स कितने ग्रो हो सकते हैं अगले 2 से 3 साल के लिए आर गेटिंग प्राइस टू परफेक्शन। बट मेरे हिसाब से आई थिंक जिसका सही में लंबा नजरिया है, एक्सचेंजेस फॉर एग्जांपल BSE हो, NSE हो, कोई तीसरा एक्सचेंज आने वाला नहीं है। इफ यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट डिपॉजिटरीज, कोई नया डिपॉजिटरी आने वाला नहीं है। Asset managers, yes, you've seen some additions that are happening, AIFs हो या PMS managers हो, but core mutual funds में I think नई entries काफी calibrated रहेगी, और इसलिए मुझे लगता है I think asset managers selectively यहाँ से भी अच्छा कर सकते हैं। HDFC, AMC, Nuvama Asset, ये स्टॉक्स आप बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। हमें लगता है कि जो ग्रोथ पैरामीटर्स ये दोनों स्टॉक्स के पास आ सकते हैं, और जितनी क्षमता है इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर दे हैव अब्सॉर्ब्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्स बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए पिछले कई वर्षों में, पिछले कई दशकों में, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट हैज नाउ गॉट जेस्टेटेड, और ये पूरी की पूरी कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल हुई है। जैसे नए एडिशंस होते जाएंगे आई थिंक दी इम्प्लाइड ग्रोथ स्पेसिफिकली आई थिंक एबिटा और बॉटम लाइन पे काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो मुझे लगता है एसेट मैनेजर्स ये जो तबका है ये थोड़ा बेहतर कर सकता है विद इन द कैपिटल मार्केट। जी बिल्कुल, एसेट मैनेजमेंट और ऑफ कोर्स जो कैपिटल मार्केट थीम से दोनों पे ही नज़र रहनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स किस सेक्टर पे आज फोकस रहेगा? मानसी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो हम धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक हमने बना दिया, अर्निंग्स प्लेट वाले हम बना दिए, अब एक नया चीज़ हम ला रहे हैं पूरे इंडस्ट्री में, ये सेक्टर स्पेसिफिक। ये सेक्टर देख लीजिए, यहाँ पे एक्शन अब दिख सकता है। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, स्टॉक्स जो होते हैं वो एक सेक्टर में न्यूज़ फ्लो एक साथ आ जाता है, कभी कभी फार्मा दिखता है, कभी मेटल दिखता है। आज 3 अहम थीम्स है, और इनफैक्ट ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इन दिनों पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल सेक्टोरल टर्निंग एवरी डे, हर दिन का सिलसिला है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी क्रिएटिव सेगमेंट इन इटसेल्फ। बताइए शरद।
जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है मेटल स्पेस पे हम बात करेंगे। इंडस्ट्री जो है, सारे एसोसिएशंस आप कहिए, जिंदल स्टेनलेस के चेयरमैन हुए या इवन वेदांता के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने सब ने कहा है कि अब जो है सेफ गार्ड ड्यूटी लगाएं। मानसी, इंडियन इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो चाइना की सस्ता स्टील या प्रोडक्ट्स आते हैं उनके एंसिलरी, उसको रोकने के लिए ये मांग आ रही है सेफ गार्ड ड्यूटीज़ की। और बता देते हैं कि बस भी है इंडस्ट्री में, स्ट्रीट में, कि एक आ सकता है अनाउंसमेंट्स, तो उसको भी प्रिपेयर करके रखें कि किस तरह हम ग्लोबल वॉलेटिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। और कल आपने सही पॉइंट पकड़ा कि कल हमारे मेटल स्टॉक्स नहीं गिरे, बिल्कुल स्ट्रेंथ आया था। इसका मतलब यूएस से इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है, चाइना से है। तो ये इन स्टॉक्स को देखिए, इन स्टॉक्स पे भी नजर रखिएगा। एक सेफ गार्ड ड्यूटी की मांग हो रही है। ऑफ कोर्स हमने मेटल्स की बात कर ली, अब पावर सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं। आ रही जो रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्डर्स है वो आ रहे हैं, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स देखने मिल रहे हैं। सीएससी भी जो एक पीपीडब्ल्यू जो होता है, जो लॉन्ग टर्म पीपीए है, वो भी साइन कर रहे हैं सोलर के लिए। बहुत एक इंटरेस्टिंग समय आ रहा है कि सबको अब ऑर्डर्स मिलना शुरू कर रहे हैं। तो पावर स्टॉक्स को भी ज़रूर जो है अपने रडार में रखिए। और अभिषेक के जो सबसे फेवरेट सेगमेंट है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, जिस पे अभिषेक ऑलमोस्ट पीएचडी कर चुके हैं, वो सेगमेंट पे ध्यान रखिएगा। रियल एस्टेट का सेगमेंट हुआ, बैंकिंग स्टॉक्स हुए, एनबीएफसी स्टॉक्स हुआ, इवन ऑटो स्टॉक्स हुआ, इन सारे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। ऑफ कोर्स 2 दिन बाकी हैं, आरबीआई एमपीसी की जो मीटिंग है कल जो है, ऑफ कोर्स इनके अनाउंसमेंट आएंगे। 25 बेसिस पॉइंट्स का ओवरऑल हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट्स होता है तो एक और रैली सेकेंड हाफ फ्राइडे में क्या पता देखने मिल सकता है। तो ये सेक्टर्स हैं, इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, सो सेक्टर्स इन फोकस हमारे इस नए सेगमेंट का आज हुआ है डेब्यू, और आज ही से जो 3 सेक्टर्स पर सबसे पहले हमारी नज़र है उसमें मेटल स्पेस पर नज़र रखिएगा। इंडस्ट्री की ओर से सेफगार्ड ड्यूटी की मांग है। ग्लोबल फ्रंट पर मेटल स्टील को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन डोमेस्टिक मेटल प्लेयर्स पर क्या उसका असर पड़ रहा है, ये सवाल है। और अगर ऑन दी फेस ऑफ इट देखेंगे तो फिलहाल तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है। मेटल्स की चमक कल के सत्र में भी हमने बढ़ती देखी थी, जब टैरिफ रिलेटेड अनाउंसमेंट्स लागू होते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा पावर सेक्टर पर भी फोकस है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो, रियल्टी, क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले इन स्टॉक्स पर, इन सेक्टर्स पर खास तौर से आपकी नज़र होनी चाहिए। सो सेक्टर्स टू वॉच आउट, इन सेक्टर्स पर नज़र रहेगी। लेकिन एक और सेक्टर है जहां पर हर दिन हम देखते हैं अच्छा खासा एक्शन, वो सेक्टर है डिफेंस। और डिफेंस के साथ साथ अब शिप बिल्डिंग स्पेस भी इसमें एडअप हो चुका है। कल के सत्र में शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिला। इसमें मैसगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स तो थे ही, लेकिन आज खबरों के दम पर डिफेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी। HAL, एक तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, एक खबर आई है जिसके चलते HAL पर नजर रखिएगा। और इसके साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कल हमने देखा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कंपनी को करीब 537 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की खबर आई। HAL और BEL, शरण, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। डिफेंस प्लेयर्स में मेजर हैं और इन दोनों स्टॉक्स पर नजर आज रहेगी बिकॉज न्यूज़ फ्लोज आते हुए दिखे हैं। टेक्निकली चार्ट्स क्या बयां करते हैं? तो गुड मॉर्निंग मानसी। BEL की बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई पे एकदम टाइट कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है। तो न्यूज को लेते हुए मुझे लग रहा है एक बार एक नया ब्रेकआउट आप देख सकते हैं अगर 392 या 93 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करे। HAL ने कल के तारीख में काफी एक अच्छा हैमर पैटर्न बना है डेली पे, तो वो भी एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न ही है। ओवरऑल अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और HAL की एक बात देखे जाए मानसी के बाकी डिफेंस स्टॉक सारे अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और HAL अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक बार एक न्यू पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि जहां तक सेक्टर की बात देखी जा रही है सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई आगे ना पीछे टच कर ही देंगे। तो ओवरऑल HAL काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक आपको देख सकते हैं 5050 के ऊपर, 5050 के ऊपर, और मुझे लग रहा है एक न्यू टारगेट दिखेगा 5200 एंड 5300 के लेवल्स के लिए। पर नजर रहेगी और कल शिप बिल्डिंग की चाल को देखते हुए आज भी एक बार फोकस में जरूर रखेंगे, वहां से तेजी और बढ़ती है या फिर शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में एक्शन नहीं नजर आता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन गुड मॉर्निंग टू यू मयूरेश। और
आईपीएल में आरसीबी की विक्ट्री को तो सभी ने चेरिश किया और मेजर टेक अवे इनफैक्ट यही था कि विक्ट्री जीत के लिए डिसिप्लिन, कन्विक्शन और पेशेंस की बेहद ज़रूरत होती है। लेकिन इस विक्ट्री को आपने कनेक्ट किया मार्केट के साथ और एक डिटेल रिसर्च निकाली है विच इज़ इंटरेस्टिंग। हमारे व्यूअर्स को भी बताएं क्या है टेक अवेज उस रिसर्च के। मॉर्निंग मानसी, नहीं पहले तो आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ बिल्कुल, आफ्टर द विक्ट्री, बिल्कुल। सो दैट इज रियली रियली अनफॉर्चुनेट। बट जनरली आई थिंक जो थीसिस हमने निकाली थी कि आरसीबी probably struggled for 18 long years, और specifically I think they came very very close पिछले 3 या 4 editions में, but उन्होंने जो grit है, determination है, resilience है, ये कभी छोड़ी नहीं और ये पूरा exhibit हो रहा था ये स्क्वाड और टीम के परफॉर्मेंस में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आईपीएल सीजन। तो हमने वही एक इक्वेशन बनाया है कि जब स्टॉक बिल्डिंग या कंसोलिडेशन का एक फेज होता है चुनिंदा सेक्टर्स या चुनिंदा स्टॉक्स मार्केट में, वो एक रेजिलियंस दिखाते हैं 2 या 3 एस्पेक्ट्स पे। एक होती है अर्निंग्स रेजिलियंस, जहां पे अर्निंग्स या बेस बिल्डिंग क्वार्टर्स बनते जाते हैं एंड वंस दोस बेस बिल्डिंग क्वार्टर्स आर डन, वो बेस बिल्डिंग क्वार्टर्स पे अगले कुछ तिमाहियों तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाती है। दूसरा आई थिंक रेजिलियंस इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्ट्रेंथ एज वेल, जब बाजार टूटते भी हैं या वॉलेटाइल फेज से गुजरते हैं, ये जो स्टॉक्स एक बेस बिल्डिंग सिनेरियो से गुजरते हैं, जो अर्निंग्स एक बहुत बड़ा तबका और तड़का होता है कोई भी सेक्टर है, कोई भी स्टॉक के लिए, ये स्टॉक्स इतने टूटते नहीं है बिकॉज जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ रहती है, एक बिलीफ रहता है मैनेजमेंट के ऊपर, बिलीफ रहता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी के ऊपर, बिलीफ रहता है इन टर्म्स ऑफ कन्विक्शन के ऊपर, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल गेट डिलीवर्ड। ये शायद प्राइस स्ट्रेंथ में एक एक एग्जिबिट होता है। और सेम ये स्क्वाड के साथ भी हुआ था। आई थिंक स्क्वाड में बड़े बड़े नाम हमने देखे हैं 18 वर्षों से, बट स्पेसिफिकली आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू सीजन्स जो एक स्क्वाड में एक रेजिलियंस देखा गया था, डिटर्मिनेशन देखा गया था, that conviction probably played out in the victory that RCB delivered. And last but not least, I think जो एक overall scenario होता है base building का, जिसे हम charts में कहते हैं कि एक consolidation phase हो या एक डबल बॉटम बना रहा है या एक पूरा बेस बिल्डिंग बना रहा है, आई थिंक ये जो बेस बिल्डिंग होती है दिस इज आफ्टर years of efforts, years of course correction, जो शायद आरसीबी ने दी। तो आई थिंक ये बेसिस के ऊपर हमने एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाएंगे और थोड़े स्टॉक्स पे उनके साथ। बिल्कुल, तो चलिए ये तो एक फंडामेंटल टेक और ये फंडामेंटल कह सकते हैं थीसीज, थ्योरी एनालिसिस जो कि आती हुई, लेकिन साथ साथ हाँ इट्स अनफॉर्चुनेट आरबीआई आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में जानलेवा आईपीएल जीत का जश्न भी होता हुआ इनफैक्ट, और कल इनफैक्ट क्लोजिंग के दरमियान हम दिखा रहे थे कि परेड होने जा रही है, लेकिन शाम तक वहाँ से कुछ खबरें आती हुई दिखी विच वॉज अनफॉर्चुनेट इन इटसेल्फ। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बड़ा ब्रेक के उस पर मार्केट्स लाइव की शुरुआत होगी और टाइम शो मार्केट्स लाइव, आपके साथ में हूँ अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी हैं शरद दुबे और मानसी दवे भी हमारे साथ हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको गाइड कर रहे हैं बाजार को लेकर, शेयरों को लेकर, और कुछ अगर इंटरेस्टिंग थीम्स आ रही हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जी हाँ 5 जून है, बचपन से मनाते आए हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो आइए एक शपथ भी लें कि अपने आसपास पड़ोस को ग्रीन रखने पर, क्लीन रखने पर हम फोकस करेंगे, और अगर संभव हो सके तो एक पेड़ भी लगाएंगे ज़रूर, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो ये समस्या है इसको थोड़ी सी कम की जा सके। थोड़ा सजग रहें, थोड़ा सचेत रहें पर्यावरण को लेकर, ये कमिटमेंट भी होनी चाहिए सभी की तरफ से। एक बार फिर से सभी का बहुत शुक्रिया, शरण जी, किरण जी और मयूरेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शुरुआत मयूरेश जी आपसे करना चाहेंगे, आरईसी पर व्यू चाहिए। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए कंपनी जुटाने जा रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी बॉन्ड्स का, एनसीडी के जरिए ये रकम जुटाई जानी है। हालांकि अभी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी लेगी कंपनी अपने एजीएम में। आप जरा ये बताइए कि आरईसी यहाँ से आपको कैसी लग रही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो है कंपनी के लिए, कोई दो राय नहीं है, और डिविडेंड देने वाली कंपनी है। क्या रणनीति होनी चाहिए इसमें? नहीं तो मॉर्निंग अभिषेक जी, जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। दो चीजें एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है ये एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो होगी। 500 गीगावाट की हम बात सुन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोर रिन्यूएबल कैपेसिटी। थर्मल में भी कैलिब्रेटेड एक्सपेंशंस होने वाले हैं, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट आर गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड या कमीशनड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से। अब आरईसी हुआ या स्ट्रोक पीएफसी हुआ, जो लार्ज पार्ट ऑफ हेवी लिफ्टिंग होगी इन टर्म्स ऑफ पावर फाइनेंसिंग,
ये दो कंपनीज करेंगी। आई थिंक जो रफ एस्टिमेट्स एज अ बेस केस सिनेरियो 10 से 12 लाख करोड़ की डिसबर्समेंट्स लगेगी जस्ट टू डबल द ट्रांसमिशन नेटवर्क, डबल द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज फार एज पावर इज कंसर्न। और मैं तो ईपीसी वाले और सम ऑफ पार्ट्स वाले तो ले ही, बैलेंस ऑफ पार्ट्स वाले, प्लांट वाले तो ले ही नहीं रहा हूँ इन द इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्कोप ऑफ ग्रोथ है ये सिग्निफिकेंट है। एसेट क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज लार्जली आर बिहाइंड देम। कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े स्टिकी रह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्लियर या जो हिस्टोरिकल बैकलॉग के हम केसेस कह रहे हैं वो, बट जनरली आई थिंक एसेट रिलेटेड इश्यूज नहीं होने चाहिए। जो डिसबर्समेंट क्राइटेरिया है, जो बैलेंस शीट है, ये रिलेटिवली स्ट्रांग है, जो डिविडेंड यील्ड है ये रिलेटिवली स्ट्रांग है। ऑब्वियसली आई थिंक प्राइस टू बुक पे अगर आप कंपैरिजन करें तो काफी महंगे हैं दोनों स्टॉक, बट अगेन आई थिंक जो रनअवे ग्रोथ है अगले दशक के लिए काफी स्ट्रांग लग रही है, इसलिए आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल। ठीक है, बने रहने की सलाह है आपको आरईसी के शेयर में। चलिए एक और मेहमान को जोड़ लेते हैं। हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। हरीश जी बताइए आज आपका फोकस कहां पर है और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। कल के सत्र में हमने मार्केट में देखा कि थोड़ा बहुत नीचे लेवल से रिकवरी आने देखने मिल रहा था, और आज के वीकली एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटिलिटी बनी रह सकती है मार्केट में। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जब तक 24,450 के ऊपर टिका हुआ है मार्केट, तो मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। 24,450 के नीचे हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बढ़ना चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी अभी भी एक रेंज में है, तो बाय ऑन डिप्स होना चाहिए फिलहाल के लिए 24,450 के जब तक इसके ऊपर है। और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में हम लोग देखते हैं लगातार शानदार रिकवरी देखने, शानदार रैली देखने मिल रही है बहुत सारे स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच कंटिन्यू रखना चाहिए आज के दिन सत्र में भी। और दो स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स रहेंगे मेरे आज। पहला स्टॉक रहेगा ओएफएसएस। देखिए ओएफएसएस कल के सत्र में एक शानदार वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया है पेरेंट पैटर्न का। मुझे लग रहा है कि ओएफएसएस यहाँ पे एक बाई की राय है, और मुझे लग रहा है कि 90 to 100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दो दिनों में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8450 का ओएफएसएस में। और दूसरा स्टॉक रहेगा पीबी फिनटेक। अगर देखें पॉलिसी बाजार, अगर कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन का बाहर निकला हुआ है स्टॉक प्राइस, और वॉल्यूम ग्रोथ भी था, और 200 मूविंग एवरेज पे कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि पीबी फिनटेक अच्छा बाय रहेगा करंट लेवल्स पे, और टारगेट्स बनेंगे 1950 का, और स्टॉप लॉस बनेगा 1780 का। ठीक है, 1780 का स्टॉप लॉस होगा, 1950 का टारगेट होगा पीबी फिनटेक के लिए। कल ये वायदा में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था और क्लोजिंग बहुत अच्छी दी थी पीबी फिनटेक के शेयर ने। एक बार जरा ओरेकल फाइनेंशियल, अब 3-4 दिन की जो गिरावट हो रही थी कल थमी है, कल बढ़िया पुलबैक शेयर में आया है लोअर लेवल से। ओरेकल फाइनेंशियल के टारगेट आपने क्या बताए हरीश जी? का टारगेट से पोजिशनल बेसिस। ठीक है, ओरेकल फाइनेंशियल को लेकर ये व्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं और अब वो 9 शेयर जान लेते हैं जहां पर आपकी आज नजर जरूर होनी चाहिए। वो है 9 के 9 रत्न, जहां पर खबरें, रिपोर्ट, प्रमोटर एक्शन, ये सारी चीजें हम एक समग्रता के साथ लेकर आते हैं और ये रोज आपके लिए काम करते हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद बताइए आज कौन से शेयर हैं रडार पर 9 के 9 रत्न, आज क्या बनेंगे? बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले पावर ग्रिड पे नज़र डालिएगा। यहाँ पे उन्होंने एक्वायर कर लिया है पावर ट्रांसमिशन की कंपनी मेल, इसका जो अधिग्रहण हो चुका है, और ये टैरिफ बेस्ड बिडिंग रूट से स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। आईआरसीटीसी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है कि रेलवेज अब जल्द ही ई आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे अगर आप तत्काल टिकट की बुकिंग करते हैं। स्टॉक के लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। एचएल के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बातचीत चल रही है। कंपनी ने कहा कि जेट इंजन जो है वो लोकली बनाने वाले हैं भारत में, और वो जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑन ट्रैक है। गेल की बात करें तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। भारत अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ा सकता है, शेल गैस, एलएनजी, क्रूड का यूएस के चलते, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। ग्लैंड फार्मा 11 ऑब्जर्वेशंस आए हैं फ्रेंच अथॉरिटीज़ से उनकी यूरोपियन आर्म्स एनेक्सी के लिए, स्टॉक के लिए नेगेटिव है। सीएससी उनकी आर्म ने 1 गीगावाट विंड टर्बाइन डील साइन किया एनविजन एनर्जी के साथ, तो स्टॉक पे जो है नज़र रहने वाली है। एनटीपीसी ग्रीन, यहाँ पे एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने भी जो है पीपीए साइन किया है 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और 8वां स्टॉक है नाल्को। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि 30,000 करोड़ रुपए का एक एक्सपेंशन प्लान था, वो
जो है रद्द कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि टेक टाई अप जो है रियो टिंटो कनाडा के साथ नहीं हो पाया है। तो स्टॉक के लिए जो है आप कह सकते हैं कि स्लाइट नेगेटिव ज़रूर है। और ऑफ कोर्स आखिर में जो है डॉक्टर रेड्डीज़ पे भी नज़र रखिएगा। कंपनी और अल्वोटेक के करार से वो एक बायोसिमिलर ड्रग जो है डेवलप करेंगे, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक भी देखा जाए तो आपके मेटल, पावर और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे भी नज़र रहेगी। चलिए, तो ये 9 के 9 रत्न की सूची है। शरद, शुक्रिया ये पूरी लिस्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज पर नजर है, फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक पूरा का पूरा स्पेस और रिपोर्ट्स के दम पर, न्यूज़ फ्लोज के दम पर ये स्पेस पर नजर रहेगी। इस बीच प्री ओपन के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कमोडिटी मार्केट की भी शुरुआत होती हुई दिख चुकी है। 3 पैसे मजबूती के साथ रुपया डॉलर के मुकाबले इस वक्त खुला है 85 रुपये और 90 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 87 पैसे पर। तो 3 पैसे की मजबूती। और कल के सेशन में भी हमने मजबूती के साथ करेंसी रुपये की ओपनिंग देखी थी। इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार की शुरुआत प्री ओपन टिक्स के लिहाज से 24,700 के पार खुलने की तैयारी तो निफ्टी कर रहा है। 24,750 के लेवल्स प्री ओपन में एक बार नजर आए, उसके बाद वहां से अब हम देख रहे हैं 24,700, 24,695 के आसपास करीब 75 अंकों की मजबूती वहां पर नजर आएगी। कमोडिटी मार्केट में सेफ हेवन, बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स में एक्शन है। कच्चे तेल की चाल, ब्रेंट क्रूड $65 के आसपास ट्रेड करता हुआ स्टॉक। लेकिन न्यू एज टेक्नोलॉजी स्पेस कल फोकस रेडार पर रहे। और एक बार हरीश, गुड मॉर्निंग, आपसे जानना चाहेंगे इटर्नल का स्टॉक देखें और साथ साथ करीब कल हमने देखा, कल के सत्र में ही 8% तक के गेन इस स्टॉक में देखने को मिले थे और आज प्री ओपन में भी ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी के साथ ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इसके साथ स्विगी पर भी एक नज़र होनी चाहिए। कल के सत्र में अच्छी खासी मजबूती, स्विगी में भी ऑलमोस्ट 10% के गेन्स थे। इस वक्त शुरुआत मजबूती के साथ करने की तैयारी। न्यू एज स्पेस क्या वापस से फ्लेवर में आ रहा है? टेक्निकली इटर्नल स्विगी के चार्ट्स क्या कुछ कहते हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। जिस तरीके से कल स्विगी का पहले बात कर रहे थे, स्विगी में एक शानदार रिकवरी देखने मिला है। नीचे लेवल से देखा है तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है स्विगी में। और देखिए ऑलमोस्ट एक बेस बन चुका है मोस्टली अराउंड 300 के अराउंड, तो वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से नीचे लेवल से वॉल्यूम अक्यूमुलेशन भी हुआ है और एक ब्रेकआउट के आसपास है ऑलमोस्ट स्टॉक 365 का रेजिस्टेंस जो है, अगर ये निकल गया तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक फर्दर रैली कर सकता है अराउंड 400 से 410 तक। तो मुझे लग रहा है कि स्विगी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और अक्यूमुलेशन पर किसी के पास बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए। और फ्रेश लॉन्ग्स पे मैं एडवाइस करूंगा इस लेवल्स पे स्विगी में। और दूसरा इटर्नल की बात करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक कंसोलिडेशन में ही है। लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया। तो ऊपर के ओर 250 का अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, 200 मूविंग एवरेज का है, उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन लास्ट कुछ दिनों से वॉल्यूम अक्यूमुलेशन अच्छा हुआ है, तो इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि आज या कल के दिन ये 250 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो क्रॉस कर सकता है स्टॉक। अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि एक फर्दर रैली शुरू हो सकती है स्टॉक में। तो मैं अभी फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। 250 के ऊपर एक फ्रेश लॉन्च करना चाहिए इस स्टॉक में। तो चलिए, वेट एंड वॉच तो करना ही चाहिए बिकॉज कल के सत्र में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी स्पेस फोकस रेडार पर है। शरण, एक राय आपसे अब बनती है इस पर, और कुछ कोलैबोरेशंस की खबरें आ रही हैं, बायोसिमिलर कैंडिडेट्स को डेवलप करने की कोशिश, और इसी के चलते डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक हमारे फोकस रेडार पर ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी। ने डॉक्टर रेड्डीज पे एक बाय कॉल दिया था मॉर्निंग शो में, अगर आपको याद होगा, अराउंड 1230 1240 के लेवल्स पे। तो ओवरली स्टॉक का प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। एक मीडियम टर्म ब्रेकआउट भी दिया है 1250 के लेवल्स पे। तो ओवरऑल स्टॉक काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक बड़ा गैप डाउन क्लोजिंग दिया था करीबन 24 या 25 जनवरी को, और अगर स्टॉक अभी यहाँ से चलेगा वो गैप क्लोज करने के लिए ट्राई करेगा। जो लेवल्स आपके आते हैं अराउंड 1280 to 1300 लेवल। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आप 1300 के लेवल स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है, 1300 के स्तर हम देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब के शेयर में। यस बैंक को लेकर एक अपडेट आया है कि इसमें स्टेक ऑफ फ्लूड की है सीए बास्क इन्वेस्टमेंट में, जो कि कार्लाइल ग्रुप के एसोसिएट है। ये मॉरिशस बेस्ड स्पेशल पर्पज व्हीकल है।
और उसके बाद हुआ ये है कि करीब 2-2.25% के आसपास की स्टेक ऑफलोड की है। अब उनके 4-4.5% के आसपास की स्टेक और रह गई है। मयूरी जी, यस बैंक मतलब जब से एसएमबीसी वाली खबर आई है, जो पीई फंड्स हैं जो बड़े जिनका निवेश पुराना था वो धीरे धीरे एग्जिट ले रहे हैं या फिर स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? यस बैंक एक दिन तो बहुत तेजी से चढ़ा, फिर सारी की सारी तेजी गंवाई भी। क्या करना चाहिए यस बैंक के निवेशकों को? अभिषेक जी, जिस तरीके से वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है, इस बैंक में थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि एक दिन ऑलमोस्ट 10% का गेन्स ऑलमोस्ट अगले दिन पूरा निकल लेता है। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा जिटरी रहेगा, क्योंकि मार्केट्स में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 20 के अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज बहुत दिनों के बाद क्रॉस किया है। तो 20 के अराउंड एक सपोर्ट जोन बना रहेगा। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है तो इन्वेस्टर्स इसके स्टॉक के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके 20 का होल्ड कर सकते हैं अभी भी। तो 20 के नीचे मुझे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो 20 के लिए इमीडिएट सपोर्ट्स है। तो किसी के पास एग्जिस्टिंग होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 20 इन दिस। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप यस बैंक के शेयर में आप बने रहिए। शरण, एक बार जरा आप इटर्नल को लेकर व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 245 के आसपास जाके ये शेयर थोड़ा फंसता है, 240, 45, 50 के रेंज में। आज मान लीजिए 250 के अगर ऊपर अगर ओपन होता है अगर ये, तो फिर कहां तक की तेजी आप देख रहे हैं इसमें? तो ओवरऑल जितने भी नेगेटिव न्यूज थे एफआईआई के परसेंटेज को ब्लॉक करने से अराउंड 49.9% तक ब्लॉक कर दिया गया, वो सब न्यूज को लेके नेगेटिविटी मुझे लग रहा है आगे पीछे सारे अब्सॉर्ब हो चुके हैं नेगेटिव न्यूज। ओवरऑल स्टॉक काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में लग रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर एक बार 250 के ऊपर ट्रेड करना चालू करे तो आपका नेक्स्ट टारगेट आएगा 255 से 260 के लेवल्स। एक छोटा सा गैप भी था स्टॉक में करीबन 7 जनवरी को, वो गैप फिल भी कर सकता है। तो मुझे लग रहा है आगे चल के आपको 10 से 12 रुपए की तेजी दिख सकती है स्टॉक में। अगर किसी निवेश भी करना है, अगर न्यू एंट्री भी बनाना है, बस जरूर है आप स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर कर ले, क्योंकि स्टॉक काफी वॉलेटाइल है। 235 का एक स्टॉप लॉस भी रखिए इमीडिएट, जिसे अगर आज के डेट में निवेश करना है स्टॉक। वॉलेटिलिटी है स्टॉक में और कल काफ़ी चल गए हैं ये स्टॉक्स। आज बाजार खुलने के साथ शुरुआत भी पॉजिटिव होने के संकेत है, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। लेकिन प्री ओपन में बैंक निफ्टी 55,800 के पार खुलने की तैयारी करता हुआ और साथ ही आप निफ्टी में भी मजबूती के साथ बाजार की मजबूत शुरुआत के पूरे संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। अच्छा खासा एक्शन, और ये एक्शन में मार्केट ब्रेथ पर भी एक नज़र होनी चाहिए। फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक स्पेस फोकस रेडार पर है, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स सेक्टर्स रेडार पर है, रियल एस्टेट सेक्टर, साथ साथ ऑटोमोबाइल प्ले पर भी एक नज़र होनी चाहिए। पिछले दिनों ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए दिखे, और इसके साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटो एंसिलरी की चाल पर एक क्विक व्यू। किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे ऑटो एंसिलरी में से कोई स्टॉक अगर आपको पसंद आता है? ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो ऑटो सेक्टर में काफी पसंद आ रहा है। डेफिनेटली रेट सेंसिटिव सेक्टर है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं तो हम लगातार 2 से 3 दिन से टाटा मोटर को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि 700 का जो क्लस्टर रेजिस्टेंस था उसको उसने क्रॉस किया है। मल्टीपल डेज से वो कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन और इस कंसोलिडेशन में जब भी प्राइस नीचे आता है तब वॉल्यूम ड्राइड अप हो जाता है, जो क्लियर कट टेक्निकल इंडिकेशन है कि प्राइस कमिंग डाउन, वॉल्यूम ड्राइड अप, चांसेस ऑफ रिवर्सल। साथ ही साथ उसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जो 700 का था वो अच्छे लेवल से क्रॉस किया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। साथ ही साथ सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो टाटा मोटर इज अवर प्रेफर्ड पिक एट करंट मार्केट प्राइस। डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 750 760। सो टाटा मोटर में काफी अच्छा लग रहा है। और ओवरऑल ऑटो सेक्टर के अंदर भी आप ध्यान दे सकते हो, कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद हमें लग रहा है कि वहां पे एक बार के लिए वापस अपस्विंग स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल, बाजार की शुरुआत पर फोकस करते हैं और बाजार खुलने से ठीक पहले हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर जो स्टॉक्स थे वो स्टॉक्स इस वक्त वर्कआउट भी कर रहे हैं। शरण की तरफ से फोर्टिस हेल्थ केयर, IEX दोनों पर खरीदारी की राय थी। मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हुए दोनों स्टॉक्स। विप्रो में डाउनसाइड एक्शन विजिबल आ रहा था शरण को, और इस वक्त IT सेक्टर में अगर आप देखेंगे थोड़ी सी कमजोरी के आसार जरूर देखने को मिल रहे हैं। किरण जी की तरफ से हिंदुस्तान जिंक पर खरीदारी की राय थी और हिंदुस्तान जिंक के काउंटर पर भी एक नजर होनी चाहिए। बाजार की शुरुआत के साथ यहाँ पर भी इंपैक्टफुल
सक्सेसफुल कामकाज होने की पूरी तैयारी। स्टॉक स्पेसिफिक हमारे रेडार पर रेलवे काउंटर्स, IRCTC जैसे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स में HAL, BL जैसे स्टॉक्स, शुरुआत में इन पर भी नजर रहेगी। IRCTC के लिए खबरें, HAL के लिए खबरें। GE के साथ भारत में जेट इंजन बनाने के लिए बातचीत चल रही है, कुछ डेवलपमेंट्स होते हुए डिफेंस मेजर HAL में, जिसका इम्पैक्ट आ सकता है HAL पर। इसके साथ साथ ग्लैंड फार्मा के लिए फ्रेंच रेगुलेटर से सब्सिडी में कुछ ऑब्जर्वेशंस जारी हुए हैं। सो एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, उसका एक इम्पैक्ट एज ऑब्जर्वेशंस आए हैं, तो इस पर 11 आपत्तियां जारी की गई हैं, जिसका एक असर नजर आ सकता है। इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी की शुरुआती लेवल्स की अगर बात करें, मजबूती के साथ करीब 130 अंकों की बढ़त पर 55,800 के पार बैंक निफ्टी खुलने की तैयारी करते हुए, और निफ्टी में ऑलमोस्ट 24,700 के ऊपर खुलने की तैयारी। 24,750 तक के लेवल्स प्री ओपन में निफ्टी ने दिखाए हैं। इस वक्त करीब 70 अंकों की मजबूती के साथ यहाँ पर ट्रेंड जो है वो विजिबल हो सकता है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर भी नजर रखें। कुछ तमाम रिपोर्ट्स, कुछ तमाम खबरें, जिसके चलते पूरा लेबोरेटरी स्पेस भी फोकस रेडार पर रहेगा। डॉक्टर एडीज लेबोरेटरीज में एक खबर आई है बायोसिमिलर डेवलप करने की, जिसके चलते इस पर फोकस है। बाजार की शुरुआत आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मार्केट की ब्रेथ की बात करते हैं। पॉजिटिव ब्रेथ 1365 एडवांसेस के सामने 330 डिक्लाइंस। अब बात करते हैं इंडिसेस की। 24,656 यानी 24,650 से 24,750 के दायरे जिसकी हम बात कर रहे थे, प्री ओपन लेवल्स जहां पर थे, उन्हीं के आसपास मजबूती के साथ निफ्टी खुलता हुआ। बैंक निफ्टी 55,800 के बिल्कुल नजदीक, करीब 120 अंकों की तेजी, टू बी प्रिसाइज 55,792 के लेवल्स पर खुलता हुआ। 81,118 के लेवल्स पर 150 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। मिड कैप में कल एक्शन था, आउट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स के मुकाबले कल ब्रॉडर मार्केट्स दिखा रहे थे, आज के सत्र में भी आउट परफॉर्मेंस है। 250 अंकों की तेजी के साथ मिड कैप में एक्शन आप देख पाएंगे। स्मॉल कैप की तस्वीर भी, स्मॉल कैप में भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी कल मिली, और आज भी स्टॉक स्पेसिफिक काफी कुछ रहेगा जिस पर नजर रखनी होगी। मेजर कंट्रीब्यूटर्स बाजार की इस शुरुआत में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बेंचमार्क स्टॉक्स में कहां से आ रहा है? HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, कोटक बैंक, ICICI बैंक, डॉक्टर एडीज लेबोरेटरीज, जिसका ठीक अभी बाजार खुलने से पहले हमने एक आकलन किया, उस पर न्यूज़ फ्लो के बाद एक्सपर्ट्स ने उनकी राय भी ली। ट्रेंड येट अनदर सेशन, जबकि मजबूती दिख रही है स्टॉक में। कल के सत्र में भी मजबूती थी, आज के सत्र में भी तेजी। बैंकिंग मेजर से बाजार को आज सपोर्ट मिल रहा है। इन्फोसिस में बिकवाली है आज के सत्र में। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, NTPC, टाइटन, टू नेम अ फ्यू, हल्की फुल्की सेलिंग प्रेशर यहां पर डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स की अगर बात करें, आज के सत्र में हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स फिर से मजबूती दिखा रहे हैं। IRCTC के लिए खबर भी थी। IRFC के स्टॉक में तेजी के साथ कामकाज खुलता हुआ, करीब 1.5% की तेजी पर IRFC का स्टॉक नजर आएगा। IRCTC पर भी नजर होनी चाहिए, आधे % से 1% तक की तेजी IRCTC में। रियल एस्टेट काउंटर्स बाजार खुलने से पहले शरण से एक राय ली थी, उनका ये कहना था कि अपसाइकिल का ट्रेंड तो जारी है और अपसाइकिल नजर भी आ रही है। मैक्रोटेक डेवलपर्स करीब 1.5% की तेजी पर खुलता हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारे रेडार पर था, इस पर एक्सपर्ट से हमने बातचीत भी की, उनकी राय भी ली, और ये स्टॉक भी तेजी के साथ खुलता हुआ। HAL के लिए भी न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट। BEL कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखा था, स्टॉक में एक खबर आई थी कुछ ऑर्डर विंस की, लेकिन आज के सत्र में सुस्त चाल 390 के लेवल्स पर BEL का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा REC PFC के चार्ट्स में लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में BSE लिमिटेड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स फेवरेट। बोनस की खबर के बाद भी ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है। आज के सत्र में 2,885 के लेवल्स 3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मजबूत चाल, और ये चाल बिल्कुल कायम है। सेक्टर स्पेसिफिक NSE इंडिसेस ट्रैकर, इस पर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजबूती के साथ खुलने के बाद थोड़े से गेंस फिजल आउट होते हुए बैंक निफ्टी में 55,650 के आसपास ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी। स्मॉल कैप मिड कैप में एक्शन कायम। निफ्टी में 24,600 के आसपास के लेवल्स। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे, कंजम्पशन, IT दोनों सेक्टर्स पीछे हैं, बैकसीट हैं, बिकवाली हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा फार्मा ऑन टॉप ऑफ इट सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस। इसके साथ रियल एस्टेट, एनर्जी, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, ऑटोमोबाइल, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन। सदी हुई शुरुआत कही जाएगी कि वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी। वीकली एक्सपायरी का दिन है और कल क्रेडिट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट इवेंट है। बाजार खुलने के साथ साथ काफी वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे कि मार्केट को वो कैसे रीड कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है।
तो बाजार ने पॉजिटिव शुरुआत की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकने में मुश्किल और निफ्टी बैंक आ गया है करीब 70 अंक नीचे इस वक्त, और निफ्टी बिल्कुल सपाट है, हल्के से गेंस वहां पर रह गए हैं। 24,625 के आसपास के लेवल हैं। एक्सपर्ट्स को बाजार में क्या दिखा है, उन्हें कहां पर मौके बनते दिख रहे हैं, ये समझते हैं। और शुरुआत करेंगे हरीश जी आपसे। बताइए, बाजार में आपकी नजर कहां गई है, क्या स्पॉट किया आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए? मार्केट सुबह के गेंस ऑलमोस्ट निकल गया, अब फ्लैट चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक स्टॉक में रडार पे आया है, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, टीआई इंडिया। तो ट्यूब इंडिया के स्ट्रक्चर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है आज के दिन, और मुझे लग रहा है कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छा करंट लेवल से बाय करने की राय है। और ऊपर के और टारगेट मुझे लग रहा है कि हरीश जी, 3250 का। हरीश जी, हरीश भाई, ये जो स्टॉक है ना, हमारे डेटाबेस में है नहीं, ये वाला स्टॉक हमारे डेटाबेस में है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरा शेयर जरा खोज के कोई रखिए। तब तक हम किरण जी से उनकी पिक समझ लेते हैं। किरण जी, आपके हिसाब से आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा, क्या दिखा बाजार में आपको? सिर्फ जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम देना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप को, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। हमने देखा कि सुबह निफ्टी गैप अप के साथ ओपन हुई, उसके सभी गेन्स जो फिजल आउट हो गए, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक लाइक रिलायंस वो अपने डेज हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आज जो लार्ज कैप फ्रंटलाइन स्टॉक्स है वो मार्केट को संभालने की कोशिश करेंगे। सो रिलायंस के ऊपर आप ध्यान रखें, 1430 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई भी डिप आता है इसमें 1420 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1410 का आप स्टॉप लॉस रखिए, नॉट जस्ट फॉर द इंट्राडे बट 2 से 3 दिन में वापस से 1450 1460 तक आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, और मार्केट में जब रेट सेंसिटिविटी है और इतने ज्यादा क्यूज है, तो मेरे हिसाब से एक सेफ बेट भी मानी जाएगी रिलायंस को। तो रिलायंस 1420 के या तो 10 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, 1410 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को लॉन्ग करने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि रिलायंस थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहा है बाजार को। रिलायंस के साथ साथ कल जो शेयर थोड़ा सा नरम था, टीसीएस, आज वहां पर थोड़ी सी शुरुआती सत्र में हल्की सी बाइंग होती हुई दिख रही है। बाकी फार्मा वाले स्टॉक्स आज फ्रंट फुट पे हैं। डॉक्टर रेड्डीज करीब 3.5% ऊपर है, और निफ्टी का ये टॉप गेनर है। शरण जी, आप बताइए, आपके हिसाब से कहाँ दाव लेना चाहिए अभी? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है आज के लिए आरईसी। काफी पॉजिटिव न्यूज भी आई है स्टॉक में, और एक स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के कगार पे है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा बाय कीजिए 700, 407, 408 के लेवल्स के बीच में। मैं फ्यूचर्स के लेवल बोल रहा हूँ अभिषेक जी, तो सब सारे फ्यूचर्स है। 407, 408 के लेवल्स पे खरीदिए। स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम खाली 4 रुपए का रहेगा, अराउंड 403 रुपीज के आसपास। टारगेट भी सिमिलर रहेगा 411 और 415 के लेवल्स के लिए। और दूसरा स्टॉक अभिषेक जी मुझे वापस अच्छा लग रहा है लुपिन। अगर आप लुपिन में देखें, काफी समय के बाद स्टॉक ने एक ओपन लो बनाया है। ओवरऑल काफी स्टॉक में प्राइस एक्शन डिसेंट लग रहा है इंट्राडे के लिए, तो आप लुपिन में एक पोजीशन बना सकते हैं 1975 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा आज का ही लो 1955 का। टारगेट भी सिमिलर रहेगा 2000 एंड 2025 के लेवल्स के लिए। ठीक है, ल्यूपिन में 2-3 सत्र के नरमे के बाद आज हम देख रहे हैं कि एक्शन है, और पूरा फार्मा का स्पेस की ही सेहत आज ठीक लग रही है। ल्यूपिन में आपके लिए ट्रेड बन जाएंगे। आरईसी के लिए 411 और 415 के टारगेट होंगे। मयूरी जी, आप जरा ये बताइए कि आपकी पसंद क्या है। मान लीजिए यहाँ से किसी को, अब तो पॉलिसी कल आ ही जाएगी, और रियल एस्टेट, ऑटो, तमाम ऐसे पैक्स हैं जिस पर नजर रहेगी, लेकिन कैपिटल मार्केट वाली थीम भी बजी है काफी ज्यादा। कल भी हम देख रहे थे काफी अच्छी बाइंग हो रही थी, और बीएससी की रफ्तार तो रुक नहीं रही है। एक बार बीएससी पर अपना व्यू दीजिए कि अब आप टारगेट क्या देख रहे हैं। अब तो बोनस वगैरह आ गया, और उसके बाद लिक्विडिटी थोड़ी और बड़ी होगी शेयर में। नहीं, बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा, आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह सकता है, और उसका लॉजिक भी मैंने बताया था शरद को व्हेन वी स्टार्टेड द शो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी अच्छे लग रहे हैं एक्सचेंजेस के लिए। एनएससी की लिस्टिंग इज गोइंग टू बी अ ट्रिगर एज वेल, एंड जो मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एक्सपायरी रिलेटेड moves, in terms of turnover, in terms of demat additions, ये सारे tailwinds I think exchanges पे play out होंगे। Let's not forget जो annuity based income है exchanges के लिए,
वो भी स्टेडी स्टेट ग्रो हो रहा है। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट आई थिंक ग्रोथ आती जाएगी तो शायद अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगी, अर्निंग पे रिफ्लेक्ट होगी, तो शायद बाजार मान के चलेगा कि शायद प्रीमियम वैल्यूएशंस स्टॉक्स को देनी चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक अग्रेसिव और नई एंट्री लेवल पे नहीं करनी चाहिए, बट जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, बने रहना चाहिए इस शेयर में। वैल्यूएशन महंगे हैं बट ग्रोथ है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा डर लगता हो तो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको रख लीजिए। पैसे अगर बनते हो, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी करनी है, तो आप अपने डिसीजन खुद भी ले सकते हैं। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। हरीश जी, आप बताइए सर, क्या फिर आपने दूसरा स्टॉक कौन सा आपने निकाला? मेरा दूसरा स्टॉक एक मेरा डाला का है जो है जियो फाइनेंशियल्स। अगर जियो फाइनेंस के चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए एक हायर टॉप हायर बॉटम पर चार्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है जियो फाइनेंस अच्छा करंट लेवल्स पे बाइंग के रुझान हो सकती है। जिस तरीके से सेटअप है इसका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्रॉस कर चुका है रिसेंटली, तो मुझे लग रहा है कि जियो फाइनेंशियल्स में बाई करनी चाहिए आज के साथ के लिए। और ऊपर का टारगेट मुझे लग रहा है कि 305 का, और स्टॉप लॉस बनेगा 282 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 282, टारगेट 305 के। और हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से वॉल्यूम भी अच्छे रह रहे हैं जियो फाइनेंशियल के शेयर में। जियो फाइनेंस के साथ साथ ही जोमैटो भी निफ्टी का पार्ट बना था, जिसका नाम बदल के अब हो गया है इटर्नल। और आज देखिए काफ़ी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि इटर्नल का जो शेयर है वो 250 रुपये के ऊपर आया है। 2.5% के आसपास की तेज़ी है और हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक रेंज जो फंसा था 220 से लेकर 245 की रेंज थी, लेकिन उस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश ये निश्चित तौर पर शेयर करता हुआ दिख रहा है। शरण जी, एक बार फिर से जरा आपसे व्यू चाहेंगे इटर्नल के शेयर पर। नई पोजीशन किसी को मान लीजिए अगर ऐड करनी हो तो क्या प्राइस ठीक है या फिर किसी लेवल का वेट कर रहे हैं आप? जैसे अभिषेक जी, मैंने पहले भी बोला था 250 के ऊपर स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। एक फास्ट आपको 255 और 260 के लेवल्स भी दिखा सकता है। जैसे मैंने बोला था, एक छोटा सा गैप बना था 7 जैन के आसपास, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल प्राइस एक्शन देख के स्टॉक 260 के लेवल्स रिक्लेम कर देगा। तो जिसने अगर पोजीशन बनाई भी है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, 235 के स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा के पोजीशन में बने रहिए। ओवरऑल प्राइस एक्शन अच्छा है, स्टॉक का स्ट्रक्चर भी अच्छा है और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिव स्टॉक। एब्सोल्युटली, इटर्नल पर राय भी थी और पॉजिटिविटी है, कल भी थी और आज भी कायम है एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर। अब बाजार पर एक नज़र होनी चाहिए। वॉलेटाइल है मूव्स, लेकिन सेंसेक्स में हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन। इस वक्त बाजार खुले मजबूती के साथ, उसके बाद एक छोटा सा डेंट, लेकिन वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर रिकवरी की तरफ जाते हुए 243 250 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में नजर आएगी। 75 अंकों की तेजी के साथ इस वक्त निफ्टी वापस से तेजी की दौड़ लगाते हुए। बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले आज गेंस कम नजर आ रहे हैं, लेकिन खुलने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनटों में काफ़ी वॉलेटिलिटी फिलहाल मार्केट में नजर आ रही है। इंडिया विक्स पर नजर होनी चाहिए, रिलीफ है वहां से। इंडिया विक्स जो है अपने कंफर्ट लेवल के नजदीक पहुंचता हुआ, स्पाइक्स लगातार कम हो रहे हैं और 15 के स्तर के आसपास करीब 2% की गिरावट यहां पर, स्पाइक्स छटते हुए, रिलीफ कमिंग फ्रॉम द फियर इंडिकेटर। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बाजार पर अगर गौर करेंगे, सबसे पहले तो एस्कॉट्स कुबोटा पर एक नज़र होनी चाहिए। कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है डोमेस्टिक मार्केट में और इसी का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ एट डे हाई मजबूती के साथ ट्रेड करने के बाद इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 1.5% की तेज़ी अब भी कायम 3300 के लेवल्स पर। हरीश, एस्कॉट्स कुबोटा पर आपकी राय दीजिए। मान लीजिए एस्कॉट्स का चार्ट स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं तो देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट के पास आके कल के साथ में रुका हुआ है और सपोर्ट जोन है 3320 का 3300 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर जब तक टिका हुआ है फिर बाउंस देखने मिल सकता है 3450 के लिए। लेकिन अभी तक एक क्लियर ट्रेंड नहीं है अभी भी इसमें स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है हायर टॉप हायर बॉटम है तो भी, लेकिन 3000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक क्रूशियल सपोर्ट मान के चल सकते हैं। 3200 के नीचे मुझे लग रहा है कि फर्दर वीकनेस शुरू हो सकता है। तो 3200 का एक स्टॉप लगा के किसी को अगर बाइंग करनी है तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं आज के लिए। तो ऊपर मुझे लग रहा है कि 3450 और 3500 के लिए टारगेट्स बन सकते हैं आज के लिए सत्र में।
एब्सोल्यूट डायरेक्शन नहीं, लेकिन न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है और इसी के चलते अगर बाइंग इनिशिएट करनी है तो एक बार सोचा ज़रूर जा सकता है, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का। एक्सचेंज एंसिलरी में बीएसई लिमिटेड तो आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके अलावा कैम्स और सीडीएसएल के चार्ट्स पर भी नज़र होनी चाहिए। ज़बरदस्त एक्शन आज हम देख रहे हैं सारे के सारे एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में इस वक्त नज़र आता है। और एंजल वन के लिए क्लाइंट एक्विजिशन डेटा पॉइंट्स आए हैं, जहां मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। शरण एक्सचेंज एंसिलरी में बीएसई पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। ऑफकोर्स स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस है भी, लेकिन कैम्प, सीडीएसएल और साथ ही एंजल वन जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि रेडार पर हैं। तो मानसी, जैसे लास्ट वीक मैंने कैम्स पे बाय दिया था 4200 के टारगेट्स पे, वो आज या कल में हिट भी हो गए। तो ओवरऑल कैम्स का प्राइस एक्शन अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर एक बार स्टॉक 4200 के ऊपर लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको इजीली 4300 एंड 4400 के लेवल दिख सकते हैं। किसी न्यू पोजीशन भी बनानी है तो कैम्स में बना सकते हैं। ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा 4100, 4100 के लेवल्स पे आप जरूर अभी कैम में वापस एंट्री भी ले सकते हैं। सो कैम्स में री एंट्री अभी बन सकती है और अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल बरकरार रखें। और पिछले दिनों काफ़ी अच्छा चला है और शरण के रेडार पर और टच बेस कर एज हिज ट्रेडिंग कॉल हमारे सामने उन्होंने रखा भी था तब से लेकर अब तक, और 4400 तक के लेवल्स आगे भी एंटिसिपेटेड हैं। येस बैंक के चार्ट्स में पिछले हफ्ते से लेकर अब तक काफ़ी उठापटक देखने को मिली है। एक दिन न्यूज़ फ्लो के चलते स्टॉक में 7-8% के गेंस दिखे, अगले ही दिन हमने वो सारे के सारे गेंस फ्रिजल आउट होते हुए देखे। ब्लॉक्स की खबर आई, उसके बाद कल फंड रेजिंग की भी खबर आती हुई दिखी। और अब ताज़ा खबर की अगर बात करें, येस बैंक में कार्लाइल ग्रुप ने बड़ी हिस्सेदारी बेची है। क्या है ये खबर और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स एक बार अंकुर से समझते हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, कार्लाइल ग्रुप ने 2.6% स्टेक बेचा है येस बैंक में और ये जो ब्लॉक डील हुई है वो कुल 1775 करोड़ रुपए की हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस रेंज अगर हम येस बैंक की माने तो वो करीब 21.6 पर शेयर के आसपास रहा है। और साथ ही अगर हम कार्लाइल ग्रुप की बात करें तो उन्होंने एडवेंट के साथ मिलकर दिसंबर 2022 में बैंक में निवेश किया था, जो कि करीब 9000 करोड़ रुपए था। एडवेंट तो अभी भी बैंक में बना हुआ है, जो जिसका हिस्सा करीब 9% के आसपास है, लेकिन कार्लाइल की जो स्टेक है वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑलरेडी वो 6.8% पे थी, अब वो 5% से नीचे गिर जाएगी इस स्टेक सेल के बाद। और साथ ही यहाँ पर सुमितोमो बैंक के साथ ऑलरेडी डील अनाउंस कर चुका है बैंक, उसको फॉर्मुलेट होना बाकी है। अभी इसमें 1 से 2 क्वार्टर लग सकते हैं, क्योंकि अभी अप्रूवल आना बाकी है सीसीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और बैंक का कहना यही है कैपिटल रेजिंग और ये जो स्टेक सेल के प्लान्स हैं उससे बैंक को ग्रोथ में मदद मिलेगी। ठीक है, 2.6% हिस्सेदारी बेची है कार्लाइल ग्रुप ने येस बैंक में और एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं डाउनसाइड विजिबल 21 के लेवल्स के आसपास स्टॉक में ट्रेड है। हमारे पैनल पर कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। कैसे देख रहे हैं बाजार की आज की शुरुआत को? क्रेडिट पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले खड़े हैं हम, वीकली एक्सपायरी का दिन, वॉलेटाइल है मूव्स, लेकिन इस वक्त बाजार संभलते हुए। जी हाँ मानसी, आई थिंक लास्ट अगर 2-3 दिन की बात करें और उसके पहले की बात करें तो थोड़ा सा एक टफ जोन था वॉलेटिलिटी का, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो शायद सेटल हो गया मार्केट्स में। इंडिया विक्स भी 15.5 के आसपास सेटल हो रही है। हो सकता है कि पॉलिसी के बाद में इंडिया विक्स में थोड़ा सा और ड्रॉप आ जाए, बट ये सारे इंडिकेटर्स है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शायद यहाँ से स्लोली एंड ग्रेजुअली अपसाइड की तरफ चलना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 24,500 जो हम कंसिस्टेंटली लास्ट 4-5 दिन से भी हम कह रहे हैं कि ये एक अच्छा सपोर्ट है, और अगर उस लेवल पे वापस अगर इंडेक्स आता है तो वहां पे बाइंग इनिशिएट की जानी चाहिए। तो वो लेवल्स और वो टारगेट्स को मैं मेंटेन करूंगा अपसाइड में। 25,000 का ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हो सकता है कि पोस्ट पॉलिसी अगर मार्केट्स में थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन आ जाता है तो 25,000 के लेवल्स को भी रिटेस्ट कर सकता है इंडेक्स। ठीक है, 25,000 के लेवल को भी रिक्लेम करने की तैयारी हो जाएगी। वैसे आप अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से मतलब 100-125 पॉइंट निफ्टी ने जोड़े हैं, 106 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। और आज की तेजी के पीछे वजह है कि जो बड़े स्टॉक्स हैं, मतलब वेटेज कॉन्सेंट्रेशन अगर होता है तो फिर अगर वो चलें तो फिर बाजार को सपोर्ट मिलता ही मिलता है।
रिलायंस में 1% से ज़्यादा की तेज़ी आपको आज के सत्र में दिखेगी। रिलायंस के अलावा अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक आज दोनों चल रहे हैं, हालांकि गेंस थोड़े कैप्ड हैं, ज़्यादा नहीं है, 0.25% से थोड़ी ज़्यादा की तेज़ी दोनों के दोनों शेयरों में है, बट उनसे सपोर्ट निश्चित तौर पर मिल रहा है। और अगर आप आईटी को देखेंगे तो टीसीएस के शेयर में भी आज आधे % के आसपास गेंस पर ही कारोबार होते हुए आज के सत्र में दिखेंगे। इसके चलते आपको निफ्टी दिखेगा करीब 100 अंक ऊपर। फार्मा पूरे फ्लेवर में आज के सत्र में दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा लगाड़ है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल भी हमने देखा था और आज भी हम देख रहे हैं कि पीछे 55,750 के आसपास के लेवल फिलहाल आपको दिखेंगे। 80 अंकों के आसपास की तेजी है। ब्रॉडर मार्केट से संकेत अच्छे हैं। 500 शेयर कमजोर है, लेकिन करीब 1800 साढ़े 1800 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सीधा मतलब यह है कि मिड कैप में स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिख रही है और हमने देखा भी कि पिछले महीने भी उन्होंने आउट परफॉर्म किया था बेंचमार्क्स को। एक शेयर जरा लेकर आइए, इस पर व्यू जानना चाहेंगे। शरण जी, एक बार आप डीमार्ट चेक कीजिए। आज लगातार चौथे सत्र में तेजी हो रही है डीमार्ट के शेयर में और 4,000 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से फिर से चल रहा है। डीमार्ट क्या और चल सकता है? नई तेजी क्या करनी चाहिए शेयर में? 2% ऊपर फिलहाल है ये। तो अभिषेक जी, स्टॉक ने अपने 200 डे डीएमए को रिटेस्ट किया था पिछले 2 या 3 अप्रैल के महीने में एक बार ब्रेकआउट देने के बाद। तो ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा है। आज तो काफी अच्छे वॉल्यूम से स्टॉक बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर निवेश करना है तो 3950 के स्टॉप लॉस से निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है और वही लेवल्स आ रहे हैं, पिछला स्विंग लो है। 3950 के लेवल से निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल फंडामेंटली भी स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस एक्शन भी डिसेंट है। नीचे सरों से काफी अच्छे मूव दिए अपसाइड पे। हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए चल रहा है। तो ओवरऑल अगर किसी निवेश करना है तो 3950 के स्टॉप लॉस से निवेश कीजिए। टारगेट रहेगा आपका 4250 पहला, सेकंड रहेगा 4350। 4,350 के टारगेट, यानी कि यहां से 200 रुपए की अपसाइड की गुंजाइश अभी और है। डीमार्ट के शेयर में 3,950 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। तो 200 रुपए नीचे का आपके लिए कह सकते हैं रिस्क हो गया, ऊपर का 200 रुपए का रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया डीमार्ट पर व्यू। अच्छी चीज ये है कि कंपनी ने अपने आप को अच्छे से रिकैलिब्रेट किया है। जो कंपटीशन इमर्ज हो रहे थे क्विक कॉमर्स कंपनीज की तरफ से, उसको फेस करने को लेकर काफी अच्छी स्ट्रेटजीज अपनी बनाई है और मार्जिन जो प्रेशर आ रहा था वो भी धीरे धीरे यहां से हो सकता है कि इंप्रूव होता हुआ जरूर दिखेगा। कुणाल जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं बताइए, आप शेयर कीजिए, कहां पैसे बनेंगे आज? तो 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा यहाँ पर अभिषेक। पहला तो रहेगा ओरेकल फाइनेंस पे OFSS। मेरे अनुमान से काफी बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ओरेकल फाइनेंस 8675 का ब्रेकआउट पॉइंट है, बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है। तो मैं इस पे बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। 9000 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस 8500 का। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो है फोर्टिस पे, बिकॉज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि फोर्टिस में एक अच्छा मूव आया, एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। 745 48 के आसपास स्पॉट लेवल्स पे फोर्टिस ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 775 का एक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं स्टॉक पर, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 738 का। फाइनेंशियल को लेकर व्यू है। 9,000 रुपए के आसपास के टारगेट, 9,000 के टारगेट और 8,500 रुपए का स्टॉप लॉस है और फोर्टिस पर भी बुलिश है कुणाल जी। बाजार की तेजी थोड़ी सी और बढ़ गई है और ये तेजी बढ़ रही है बिना निफ्टी बैंक के सपोर्ट के। ये अच्छी चीज है। आप देखिए 0.17% ऊपर निफ्टी बैंक आपको दिखेगा, लेकिन निफ्टी की जो तेजी हो गई है रफली अराउंड आधे % के आसपास की तेजी हो गई है। 115 अंक ऊपर है और आप देखेंगे तो रिलायंस 1.25% ऊपर है। रिलायंस के साथ साथ अगर आप देखेंगे कुछ और जो बढ़िया स्टॉक्स M&M में तेजी लगातार बनी है और बाकी फार्मा स्टॉक्स तो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर ही रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर एक व्यू और लेते हैं। हरीश जी, M&M एक बढ़िया स्टॉक, फंडामेंटली भी अच्छा है, मॉनसून का ट्रिगर भी है। जो बिक्री के आंकड़े आए थे मई महीने के, वो भी बेहतर कंपनी ने पेश किए थे। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और यहां से क्या टारगेट रखें अगर नया ट्रेड करना हो तो?
अभिषेक जी, M&M का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो देखिए एक लगातार नीचे लेवल से शानदार रिकवरी देखने मिला है और फिर से एक बार एक थोड़ा छोटा सा माइनर करेक्शन देखने मिला था एक दो हफ्ते पहले। तो फिर से एक 2-3 दिन पहले से वापस रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका ओवरऑल ट्रेंड जो भी है पॉजिटिव है, कहीं पे भी कोई वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन में ही चला जाता है बीच बीच में, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप तेजी का ही है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे किसी को बाय करना चाहे तो बिल्कुल, क्योंकि जिस लास्ट 2-3 दिनों से ही फिर से एक बार मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है स्टॉक प्राइस में। तो इमीडिएट बेस में मुझे ऊपर के और अपसाइड टारगेट्स नजर आते हैं 3250 के। सो 3250 जो ऑल टाइम हाई था प्रीवियस का, जो उसके ऊपर क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली देखने मिल सकता है एक शानदार अच्छे से। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स में भी बिल्कुल बाई का रुझान हो सकता है अभी देखा जाए तो। मुझे लग रहा है कि 3000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए कि करंट लेवल्स पे बाई करना है तो, या किसी के पास ऑलरेडी होल्ड है तो होल्ड बने रखे, किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो होल्ड बने रखे। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 3250 का इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे M&M। ठीक है, तो चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ये एक राय इस वक्त मिलती हुई। शिप बिल्डिंग स्पेस हमारे फोकस रेडार पर कल था और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर हमने आपको बताया भी था कि क्या कुछ टेकअवेज, क्या कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते गार्डन रीच शिप बिल्डर के स्टॉक में मजबूती, कंपनी में मजबूती है। रिजल्ट पॉजिटिव, ऑर्डर विंस का सिलसिला, बिजनेस आउटलुक, मैनेजमेंट कमेंट्री, कैपेसिटी एक्सपेंशन और ताज़ा एक और करार की खबर आती हुई। जर्मनी की एक कंपनी के साथ कंपनी ने ताज़ा करार किया है। 3% की तेज़ी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के लिए। सिर्फ आज का दिन नहीं, पिछले 5 दिनों के चार्ट्स भी दिखाने चाहिए और पिछले 1 महीने के चार्ट्स को भी दिखाना चाहिए। पिछले 5 दिनों में करीब 15% चला ये स्टॉक और पिछले 1 महीने में 80% की तेजी। कुणाल बोथरा से जानते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इसके अलावा भी शिप बिल्डिंग स्पेस में एक्शन है। डिफेंस के साथ अब शिप बिल्डिंग में भी हम देखते हैं मजबूती। कुणाल जी हाँ, तो आई थिंक काफी सारे स्टॉक्स पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली गार्डन रीच में जो आई थिंक 2300-350 के आसपास था करीबन 10-15 दिन पहले, और स्टॉक आज 3400 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट है। बट मानसी, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि शायद डिफेंस स्टॉक्स में जो एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट कोहेसिव एक कंसिस्टेंट प्राइस अप मूव था, वो थोड़ा सा पीछे हो रहा है। बिकॉज मैसगांव डॉक की बात करें, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, बीईएल और एचएएल की बात करें, तो स्लाइट बिट ऑफ वॉलिटिलिटी हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस में। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक्स थोड़े जो हुए वो टाइम वाइज कंसोलिडेशन में जा रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में हम गार्डन रीच में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देख सके। तो थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा इस स्पेस में। बट शॉर्ट टर्म वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन में जाने चाहिए। तो डिप्स पे बाइंग की सलाह रहेगी इन स्टॉक्स में। नहीं, चल तो बहुत गया है ये स्टॉक। करेक्शन अगर आए तो एंट्री अपॉर्चुनिटी मिले। 1 महीने पहले अगर खरीदा होता तो 2000 रुपए में मिल रहा था गार्डन रीच और इस वक्त 3500 के लेवल्स हैं। गिरावट में मिल जाए तो खरीदारी के मौके जरूर हैं। स्पेस पूरा का पूरा डिफेंस और शिप बिल्डिंग का स्ट्रांग है, लेकिन चल गए हैं स्टॉक्स। एंट्री अपॉर्चुनिटी से फिलहाल काफी दूर नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन है, इसमें एसआरएफ के चार्ट्स पर नजर होनी चाहिए। 1.5% की तेजी के साथ एसआरएफ के चार्ट्स में आज मजबूती, और ये मजबूती आज ही की नहीं है, कल के सत्र में भी एसआरएफ का स्टॉक चल रहा था। महज 2 ट्रेडिंग सेशन में 7% के गेन्स। हरीश, केमिकल बास्केट में भी और एसआरएफ में भी 3085 के लेवल्स पर आपकी राय? एसआरएफ में अगर देखें तो एक लंबा कंसोलिडेशन था बीच में लास्ट साल 2-3 साल से, उसके बाद निकल के स्टॉक प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 2800 कह रहा हूँ। तो वहां से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल रहा है। देखिए, ये लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एकदम तेजी पकड़ के रखा है, क्योंकि जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन से लंबा कंसोलिडेशन निकल के आया हुआ है, लग रहा है कि स्टॉक में क्लियरली एक अप ट्रेंड फिर से एक बार रेज्यूम हो चुका है। तो ऊपर की ओर 3120 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस फिर से एक बार रैली कंटिन्यू होगा, जो कि 3500 तक लेके जा सकता है स्टॉक प्राइस को। तो ओवरऑल सेटअप बहुत शानदार है स्टॉक प्राइस में, और मुझे लग रहा है कि किसी के पास होल्ड है तो बिल्कुल बाय है तो होल्ड करना रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म सेटअप बहुत तेजी का रुझान दिखा रहा है। तो और शॉर्ट टर्म के लिए कोई बाय करना चाहता है तो बिल्कुल बाइंग, थोड़ा डिप्स में बाय करने की राय है, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूस रैली हो रही है स्टॉक प्राइस में। थोड़ा डिप आए तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं फिर से एक बार 3000 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर का टारगेट 3200 से लेके 3500 का नेक्स्ट रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। कल स्टॉक्स में गर्मी है और एसआरएफ में अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, बढ़िया तेजी हो रही है। डिप्स पर खरीदने की सलाह है। 3088 रुपये का फिलहाल आपको भाव दिखेगा।
लेकिन चलिए 9:45 बजने वाले हैं और रोज आपके लिए हम लेकर आते हैं एक खास सेगमेंट ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के रिसर्च हेड अभिषेक गाव शिंदे के जरिए, जिसका नाम है डीप डाइव रिसर्च। और डीप डाइव रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक गाव शिंदे। और आज जिस कंपनी पर फोकस है वो है आरपीजी ग्रुप के दिग्गज टायर कंपनी है सीएट, और इसको चुना है अभिषेक ने। क्यों चुना है जरा ये समझते हैं। अभिषेक बताइए क्या रीजन है इसको आज चूज करने के पीछे। थैंक यू अभिषेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें था ना कि लास्ट पिछले अगर 3-4 महीनों में अगर देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा रनअप था। 3 महीने में देखें तो स्टॉक में जो है 40% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो इसका की रॉ मटेरियल बास्केट होता है उस पर भी एक गिरावट दर्ज हुई थी। और तीसरा जो है हाल ही में कंपनी ने जो एनालिस्ट मीट की थी, तो इन तीनों को देखते हुए हमने सोचा कि सीएट पर एक छोटा सा डिस्कशन होना चाहिए, और इस कारण से जो है हमने आज के डिस्कशन के लिए सीएट को चुना था। ठीक है, तो फिर सीएट के लिए अभिषेक गुड मॉर्निंग। क्या टेक अवेज हैं? हमने देखा इनफैक्ट पिछले दिनों कल ही की बात है, एनालिस्ट मीट टेक अवेज आते हुए दिखे थे। और टायर स्टॉक्स ऑटो बिक्री के डेटा के बाद एंसिलरीज रेडार पर हैं, लेकिन सीएट के लिए पॉजिटिव तो नहीं फिलहाल नजर आ रहे एनालिस्ट मीट टेक अवेज। देखिए सीएट की जब एनालिस्ट मीट थी तो उससे पहले जो है जिस तरीके से रॉ मटेरियल का करेक्शन हुआ था, तो उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बताएंगे कि Q1 में जो उसका परफॉर्मेंस होगा या रॉ मटेरियल की गिरावट का जो इम्पैक्ट उसके मार्जिन पर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हुआ। सीएट के मैनेजमेंट ने जो इंडिकेशन दिए हैं प्राइमा फेसी वो ये दिए हैं कि जो रॉ मटेरियल का करेक्शन हुआ है उसका बेनिफिट दिखने को मिलेगा, वो Q2 में मिलेगा। तो इस लिहाज से जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी कि Q1 में नंबर आएंगे वो अब डिले होकर Q2 में आएंगे। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से कैम्सो का इसने जो एक्विजिशन किया है, और उस एक्विजिशन के बाद से ये एक्सपेक्टेशन था कि कहीं ना कहीं जो है कंपनी के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, और हम भी मानते हैं कि वो आने वाले दिनों में आएगा। क्योंकि अगर बीकेटी का देखें तो उसका मार्जिन जो है 20% प्लस में होता है, जबकि सामान्य तौर पे जो सीएट और अपोलो काइंड ऑफ कंपनी, इनका मार्जिन जो है लोअर डबल डिजिट रेंज में होता है। तो जब आप बड़ा ओएसटी बिजनेस एक्वायर कर रहे थे तो उससे लगा था कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, बट उसी के दौरान जो है टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। तो इसका जो कैम्सो का जो प्लांट है वो श्रीलंका में है, और श्रीलंका पर यूएस ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया 44% है। तो इस लिहाज से जो बेनिफिट आना चाहिए था वो आएगा या नहीं आएगा, उसको लेकर थोड़ी सी जो है शंका बनी हुई है। तीसरा देखें तो शार्प रनअप के बाद में जो वैल्यूएशन है बहुत हाई हो गए। इस वैल्यूएशन के बाद में और ये जो शंकाएं जो है और रॉ मटेरियल के बेनिफिट में आने में जो डिले है उसमें जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो उसको देखकर ये लगता है कि जो करंट वैल्यूएशन है हो सकता है कि वो सस्टेन न कर पाए। ये जो क्रूड के प्राइसेस में जो थोड़ी सी नरमी है अभिषेक, क्या आपको लगता है कि ये सपोर्ट करेगा या फिर किसी दूसरे एंड से कॉस्ट बढ़ गई और वो चीजें न्यूट्रल हो गई हैं? माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया अभिषेक। क्रूड के जो प्राइसेस में हमने नरमी देखी है, क्या आपको लगता है कि ये सपोर्ट कर पाएगा? जी हाँ, यही मैंने अभी कहा कि क्रूड के करेक्शन के बाद से एक्सपेक्टेशन था कि इसके रॉ मटेरियल बास्केट में जो है करेक्शन आएगा, और वो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था कि वो Q1 से ही आना शुरू हो जाएगा। तो क्रूड का करेक्शन अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो उसका बेनिफिट दिखेगा, पर अब वो Q2 में दिखेगा। और मैं इसी बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी के बीच में जो है मिसमैच हो रहा है, उसकी वजह से जो वैल्यूएशंस एक बार सेटअप हो गए या रनअप हो गया है वो यहाँ से आपको आगे होता हुआ दिखाई शायद न दे। ठीक है, तो ये डीप डाइव रिसर्च उस स्टॉक पर जिसके बारे में आप जानना चाहते थे और काफ़ी तेज़ दौड़ लगा भी रहा था, और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट्स भी हाल फिलहाल हमने होते हुए देखे थे। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया। कल एक और कड़क रिसर्च के साथ आपसे जुड़ेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, और बाजार में देखने की स्पीड बढ़ी है। टायर की बात कर रहे थे लेकिन रफ्तार बढ़ रही है बाजार की। निफ्टी करीब 140 अंक ऊपर दिखेगा, 24,750 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। आज वीकली एक्सपायरी है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा निश्चित तौर पर बाजार को मिल रहा है। और एक अच्छी चीज और हो रही है कि इंडिया विक्स में लगातार हम नरमी देख रहे हैं, 15 के आसपास आ गया है। मतलब
15 के आसपास रहे, 15-16 के बीच में बढ़िया इंडिया विक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2.5% के आसपास की गिरावट आ गई है। 15 के अगर नीचे जाएगा तो फिर मार्केट थोड़ा सा ना डल होना, थोड़ा रेंज में जाना फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन 19 के लेवल से हम लगातार गिरावट होते होते अब इंडिया विक्स को देख रहे हैं 15 के आसपास। या ये भय का सूचक होता है, उतार चढ़ाव का सूचक तो खैर होता ही होता है। तो फिलहाल 15.5 के आसपास के लेवल इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं और एक राय जरा चाहिए ट्रेंड के शेयर को लेकर। शरण जी, ट्रेंड जरा चेक करके बताइए। रिकवरी वाले फेज में है, इक्का दुक्का अगर हम सत्र को छोड़ दे तो मोमेंटम ठीक ठाक रहा है। ट्रेंड के लिए टारगेट क्या होंगे आपके? अभिषेक जी, ट्रेंड अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिनों से। तो ओवरली मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। एक बार अगर स्टॉक 5680 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखा जाएगा। ओवरऑल अभी कंसोलिडेशन फेज में है। 5680 से आप बोल सकते हैं 5480 के बीच में 200 पॉइंट का एक रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करेगा। तो 5680 को एक बार रिक्लेम कर ले और 200 डे के ऊपर ट्रेड करना चालू करे 1 या 2 दिन के लिए, तो ट्रेंड चेंज आएगा पॉजिटिव साइड। ठीक है, ट्रेंड को लेकर व्यू हो गया। स्पार्क में कल हमने बड़ी गिरावट देखी और बड़ी गिरावट के पीछे मतलब 20% की गिरावट थी और रीजन ये था कि सोरायसिस और एक्जिमा की एक दवा थी जिसका वो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे थे। 250 से ज्यादा मरीजों पर उन्होंने ट्रायल किया था, लेकिन जो परिणाम चाहिए थे वो परिणाम कंपनी को मिले नहीं और फाइनली जाकर डिसीजन ये लिया गया कि ट्रायल को बंद कर दिया गया। तो कल शेयर में हमने तेज गिरावट देखी। आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च, ये शेयर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आज थोड़ी सी इसमें हम पुल बैक देख रहे हैं 5%। शरण, जो शुरुआती ट्रेड में भी देख रहे हो शेयर को, क्या करना चाहिए? थोड़ा वेट करें, कम से कम परसों के लेवल पर आ जाने दे शेयर को, उसके बाद ही कुछ सोचे। तो अभिषेक जी, जिस हिसाब से स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है कल के डेट में और एकदम हाई वॉल्यूम से, तो टेक्निकली तो ये आज के डेट में भी एक सेल ही है। ओवरली अगर किसने अगर पोजीशन बना रखा है या बने हुए हैं स्टॉक में, तो मैं बोलूंगा एक स्ट्रिक्ट 156 का स्टॉप लॉस से आप बने रहे। ओवरऑल प्राइस एक्शन को देख के और वॉल्यूम सेलिंग को देख के मेरे तरफ से अगर मेरे पास होता था एक डेफिनेट सेल सिग्नल ही ट्रिगर हो चुका है। तो प्राइस एक्शन नेगेटिव है, किससे बने रखा है, किसने एग्जिट जिसे नहीं किया है, तो 155 150 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रही है। ओवरऑल वेरी नेगेटिव प्राइस एक्शन। एक आध दिन की तेजी पर बिल्कुल ना जाएं, नेगेटिव है सेंटिमेंट। और कल के सत्र में हमने आपको बताया भी था रिसर्च करके क्या कुछ है जो कि वर्कआउट नहीं कर रहा है। अवॉइड कैटेगरी में अब पोजीशन है तो एग्जिट की राय इस वक्त बनती हुई। लेकिन यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल और मार्केट का टेक्सचर एक बार समझना चाहिए। मार्केट की ब्रेथ पर नज़र होनी चाहिए और सेक्टर वाइज फार्मा सबसे आगे बाजार को इस वक्त संभालता हुआ। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री स्पेस, जिस पर आज सुबह से हमारा फोकस था, डॉक्टर रेड्डीज लेबॉर्ट्रीज हमारे खबरों वाले शेयर्स 9 की 9 रत्न की सूची में भी शामिल था। एनर्जी स्पेस, मेटल स्पेस, ऑटो, मिड सेलेक्ट और आईटी, साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर, इन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं एक्शन। पीएसयू बैंक स्पेस में कुछ हद तक हम देख रहे हैं इस वक्त गेंस तो नहीं नजर आ रहे हैं, कमजोरी भी नहीं कहेंगे, लेकिन पीएसयू बैंक जो है बैक सीट पर फिलहाल। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में तेजी जरूर नजर आएगी और इसमें फार्मा स्पेस जो है वो सबसे आगे खड़ा हुआ। एनबीसीसी के चार्ट्स को एक बार देखें, शार्प अपसर्ज है एनबीसीसी में, करीब 3% तक के गेंस ये स्टॉक में है। मल्टी बैगर अब पीएसयू स्टॉक्स की कैटेगरी का हिस्सा रहता है ये स्टॉक, और वन ऑफ द स्टॉक जो कि अफोर्डेबल भी नजर आता है। 128 129 के लेवल्स पर एनबीसीसी के चार्ट्स आज के सत्र में 3% के गेंस दिखा रहे हैं और इसके पिछले लेवल्स की अगर बात करें 11% की तेजी पिछले 5 सेशंस में स्टॉक ने दिखाई है। शरण, 128 के लेवल्स पर एनबीसीसी पर टेक क्या होगा? तो एनबीसीसी काफी पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, मगर नीचे से अभी काफी स्ट्रेच्ड है और अपने जून के हाईस को, जून और जुलाई 2024 के हाईस को रीटेस्ट कर रहा है। तो ओवरली मुझे लग रहा है आगे वाले समय में थोड़े समय तक स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ पे ही उसके पिछले हाई के रेजिस्टेंस है अराउंड 130 के लेवल्स पे। एक बार स्टॉक 130 को रिक्लेम करता है, 130 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो एक न्यू जर्नी चालू होगी स्टॉक की।
उसे कहा जाता है आगे चल के मतलब एक न्यू लेग ऑफ अपसाइड मोमेंटम, वो अभी स्टॉक को 150, 170, 180 लेवल्स पे भी ले जा सकता है। पर इमीडिएटली 130 का रेजिस्टेंस है, वहां पे मुझे थोड़े समय की कंसोलिडेशन दिखती है। जिन्होंने भी निवेश किया है जरूर बने रही है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। अगर एक इमीडिएट स्टॉप लॉस की बात करें तो एक 122 का इमीडिएट स्टॉप लॉस है, उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना चालू करे तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर सकता है 115 के लेवल्स के आसपास। ओवरली प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस लेवल पे है अभी। आगे चल के देखें तो कंसोलिडेशन थोड़ा समय तक कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव है चार्ट स्ट्रक्चर, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर हैं उनके लिए राय बनती हुई नई पोजीशन के लिए फिलहाल समय नहीं है और गिरावट में खरीदारी जरूर की जा सकती है। लेकिन कल बुधवार का दिन था और बुधवार के दिन कैबिनेट की बैठक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के साथ बैठक की है। कई क्षेत्रों के डेवलपमेंट और पॉलिसी अनाउंसमेंट्स पर बातचीत हुई इस बैठक में। किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, किन चीज़ों पर चर्चा हुई, ये सारे डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, ये पहली बैठक थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिस पर कि काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस बात के निर्देश दिए कि जो भी सरकार के अचीवमेंट्स रहे हैं पिछले 11 सालों में वो जनता तक पहुंचाई जाए। साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, रिफॉर्म्स मेजर्स हैं, उसको पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के ज़रिए जनता के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कई मिनिस्ट्रीज़ ने इस दौरान प्रेजेंटेशन दिए। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज, रेलवेज मिनिस्ट्री ने जो उसके करंट बिग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर प्रेजेंटेशन दिए, उसका क्या स्टेटस है उसकी जानकारी दी। कुछ और मिनिस्ट्री लाइक जल शक्ति और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी प्रेजेंटेशन दिए और जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे मौजूदा दौर में जो वॉरफेयर है उसमें बदलाव देखने को मिल रही है, लिहाजा डोमेस्टिक जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें उसमें उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और इसलिए सरकार ने इस मसले पर एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में आम सहमति थी और प्रधानमंत्री ने इस बात के निर्देश दिए कि तमाम तरह के जो हैंड होल्डिंग्स हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बढ़ोतरी हो और उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा मिनिस्टर्स को इस बात के भी निर्देश दिए कि फ्यूचर गोल्स पर टारगेट करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही ये स्ट्रैटेजी तैयार की जाए। चलिए, कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कैबिनेट मीट के टेक अवेज हमें बताने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस क्षेत्र पर लगातार फोकस और मैन्युफैक्चरिंग की जहां बात हो रही है, LNT के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। LNT के स्टॉक में आज हम देख रहे हैं मजबूती के साथ शुरुआत के बाद गेंस फ्रिजल आउट होते हुए, लेकिन 3633 के लेवल्स पर। शरण, एक क्विक व्यू LNT पर आपसे चाहेंगे। ये सवाल आपके मानसी, प्राइस स्ट्रक्चर ओवरली पॉजिटिव नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज को एक बार रीटेस्ट करके काफी तेजी से नीचे आया है। कंटिन्यूस 3 या 4 डेज की सेलिंग है, अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास रीटेस्ट कर रहा है। तो सॉरी हाँ, तो ओवरली ज्यादा पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर नहीं है। एक कंसोलिडेशन फेज में एक बार 3680 या 3700 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तो एक पॉजिटिव मोमेंटम शिफ्ट देख सकते हैं। मुझे लग रहा है जहां तक प्राइस एक्शन देख रहा है एक बार 20 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर सकता है स्टॉक अराउंड 3580 या 3600 के लेवल्स पे। मोमेंटम चेंज आएगा 3680 के ऊपर और उसके ऊपर ही एक बार रिव्यू करेंगे स्टॉक को। ठीक है, LNT को लेकर ये व्यू। थोड़ी देर पहले अपने खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च में हम सीएट की चर्चा कर रहे थे और सीएट के शेयर में फिलहाल हम 3% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। अभिषेक गाव शिंदे हमारे साथ थे, वो कुछ पॉजिटिव ट्रिगर बता रहे थे सीएट के लिए और बढ़िया मूव फिलहाल हम सीएट के शेयर में हम देख रहे हैं। एक और शेयर आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस वाले खेमे में कुछ सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पर एक्शन है। न्यू इंडिया एश्योरेंस का शेयर आप लेकर आइए, 2.5-3% के आसपास की मजबूती फिलहाल दिखेगी इस शेयर में। न्यू इंडिया एश्योरेंस, शरण बताइए क्या करना चाहिए, क्या तेजी इसमें करें कम से कम 200 के लेवल के लिए? हाँ अभिषेक जी, स्टॉक
का प्राइस एक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, 200 डे डीएमए को अभी ही ब्रेकआउट किया है। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, हायर हाई हायर लोस के पैटर्न से बनाते हुए चल रहा है स्टॉक। तो ओवरली पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। एक बार 190 को ब्रेक करेगा तो आप 200 और 210 के लेवल्स इजीली देख सकते हैं। और जब जब स्टॉक नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, एक आप फास्ट 5 to 10% की फास्ट मूव आप देख सकते हैं स्टॉक में। तो प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। जिन्हें अगर किसी निवेश करना है तो निवेश भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 180 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ये पोजिशनल कॉल रहेगा 190, 200, 210 के टारगेट्स के लिए। $210 तक के टारगेट के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस में पोजीशन आप यू एक बना सकते हैं। ठीक है, एक ऑटो सेक्टर से जुड़ी एक नई चिंता सामने आ रही है, क्योंकि चीन ने ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चक्का जाम करने की तैयारी कर ली है। क्या खबर है, इस पर डिटेल के साथ मौजूद है हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताइए क्या रीजंस हैं, क्या ऐसी नेगेटिव न्यूज आ रही है? जी हाँ, तो ऑटो सेक्टर के लिए एक नई दिक्कत साबित आती हुई दिख रही है, जहां पर चीन कर सकता है ऑटो इंडस्ट्री का चक्का जाम। और इस मैटर को लेकर ना ही सिर्फ भारतीय ऑटो OEMs यानी भारतीय कंपनी परेशान है, बल्कि ग्लोबल यानी दिग्गज कंपनियों को भी इसके चलते चिंता हो रही है। अब आपको बताते हैं पूरा मुद्दा क्या है। तो चीन से आने वाले जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, उनके इंपोर्ट पर कई सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं, कई सारे रेगुलेशंस लगा दिए हैं चीन ने। वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री को कंट्रोल किया जाए। अब चीन का ये कहना है कि अगर आपको कोई भी इंपोर्ट करना है ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स का, तो आपको और भी सर्टिफिकेशंस लाने पड़ेंगे। ये बताना पड़ेगा कि इनका जो यूज़ है वो आप कहाँ कर रहे हैं, और ये भी बताना पड़ेगा कि आप मिलिट्री के पर्पस से इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये कुछ कंप्लाइंसेस जो हैं भारतीय कंपनियों के लिए लगे हैं। पर उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मैटर और क्यों इतनी निर्भरता है चीन पर, ना ही सिर्फ इंडियन कंपनीज की बल्कि ग्लोबल कंपनीज की भी। तो चीन जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि वो 70% पूरे वर्ल्ड के जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स को रॉक से यानी पत्थर से निकालने का जो जिम्मा है, वो 70% ये एक्सट्रैक्शन चीन में होता है। और उस एक्सट्रैक्शन के बाद 90% प्रोडक्शन यानी उत्पादन जो है चीन में ही होता है। और ये जो मैग्नेट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में जो है सप्लाई होते हैं, जिनका यूज़ ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी क्रिटिकल रूप से माना जाता है। अब जो है इन जब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगी तो कंपनीज को दिक्कत भी आने लगी। पर क्यों है ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स इतने इंपॉर्टेंट ऑटो इंडस्ट्री के लिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो मैग्नेट्स हैं सबसे ज़्यादा ईवीज़ में यूज़ होते हैं, क्योंकि ईवीज़ को ज़्यादा फोर्स देने के लिए, हाई स्पीड में लाने के लिए ये मैग्नेट्स का यूज़ होता है। जहाँ पर 3 किलो जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक ईवी में यूज़ होते हैं, बल्कि इसके बजाय कोई आइस व्हीकल लेंगे तो उसमें मात्र 100 ग्राम ही इसका यूज़ होता है। ना ही सिर्फ ईवी मोटर के लिए, बल्कि आपके अलग ऑटो कंपोनेंट्स जैसे कि वाइपर्स हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, टच स्क्रीन, सभी में इसका यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये छोटे पार्टिकल्स बहुत छोटी मात्रा में यूज़ होते हैं, अगर इस पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाए तो पूरे प्रोडक्शन यानी पूरे टेक्नोलॉजी पर जो है प्रोडक्शन कैसे होगा, ये चिंता सामने आ रही है। तो पूरे मुद्दे के बाद जो है अब कंपनीज भी इसके बारे में वोकल हो गई हैं। कई सारी इंडियन दिग्गज कंपनीज ने बताया है, जिसमें आप बजाज ऑटो को ले लीजिए, उन्होंने बोला है कि ईवीज में लेकर ये दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं और जुलाई तक अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हुई तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। टीवीएस मोटर्स का भी ये कहना है कि ईवीज में ग्रोथ तो हो रही है पर मैग्नेट एक बहुत बड़ा इशू साबित हो रहा है। वहीं मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स अभी भी कह रहे हैं कि इतनी खराब स्थिति नहीं है, पर एमएनएम ने इंटरव्यू में ज़रूर बताया है कि अभी 2 महीने तक जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर है कि उनके पास प्रोडक्शन हो सकता है, बट उसके बाद जो है शायद दिक्कतें आए। तो सरकार, कंपनीज सभी इस मुद्दे पर जुड़ी हुई हैं। पर जी हाँ, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स के चलते ऑटो इंडस्ट्री को बड़ी दिक्कतें ज़रूर साबित हो रही हैं। और ईवी के लिए ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑटो क्षेत्र के लिए चिंता की बात। लेकिन चलिए, आप शुक्रिया ये पूरी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। मार्केट्स लाइव को हम यही समेट रहे हैं, लेकिन